जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी सर, वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। जी सर, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ जी बेटा, ये बताएं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमारे पास सर वो फ्लैश तक पढ़ लिया था, उसके आगे तक। प्री फ्लैश यानी कि एटमॉस्फेरिक कंप्लीट हो गया हमारा। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन हो गई ना? देखिए, हमने इससे पहले जो पढ़ा था ना, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सब बच्चों के साथ? जी सर। अच्छा, इसके अंदर बेटा हमने जो पीछे पढ़ ली है ना चीज़ें, कौन कौन सी जो कि मेन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती थी, कि आपके पास अल्लाह भला करे, जस्ट अ मोमेंट। हमने जो कट पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है, कॉलम प्रेशर क्या है होना चाहिए, ओवरहेड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से जो ना देखें, हमें हमें सब चीज़ों का पता लग गया है। हमें जो ऑपरेशन ऑफ क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट्स के अंदर जो फ्रैक्शनेशन है, फ्रैक्शनेशन गैप क्या रखा जाता है, ठीक है। हमें कट पॉइंट्स का आइडिया हो गया, हमें डिग्री ऑफ फ्रैक्शनेशन का आइडिया हो गया, ठीक है, हमें ओवर फ्लैश का भी आइडिया हो गया, कॉलम प्रेशर ओवर टेम्परेचर। हम जो ना बस अब जल्दी से एक इसका देख लेते हैं कि इसका ऑपरेशनल है क्या। देखिए तस्वीर आपके सामने, पीएफडी सब बच्चों को नजर आ रही है? जी सर। अच्छा देखिए बेटा, हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, देखिए आपने स्टार्ट पॉइंट देखना है। स्टार्ट पॉइंट क्रूड का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद वो कितने प्रोडक्ट्स के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपके सामने सिंपल सा एक कॉलम बयान किया हुआ है प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर, कि क्रूड इज बेसिकली पम्प्ड फ्रॉम द स्टोरेज, इट गोज इनटू द हीटर, आफ्टर गेटिंग पार्शली वेपराइज्ड इट इज इंसर्टेड एट अ लोअर सेक्शन ऑफ द कॉलम, वहां से आपके पास फ्लैशिंग टेक प्लेस करती है, ठीक है। अब जो ओवरहेड आप देख रहे हैं बेटा, कर्सर सबको नजर आ रहा है? कर्सर सब अच्छे देख रहे हैं? यस सर। अब जो ओवरहेड पे आपके पास वेपर्स जा रहे हैं, ठीक है बेटा, ये वेपर्स डायरेक्टली यहाँ पे इसने ओवरहेड कंडेंसर शो नहीं करा, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे एक ओवरहेड कंडेंसर होगा आपके पास, ठीक है ना। ओवरहेड कंडेंसर के बाद फिर ये जो आपके पास थ्री फेज सेपरेटर है, इसमें आपके पास आ जाता है, ठीक है। थ्री फेज सेपरेटर का मैंने ऑपरेशन आपको थोड़ा सा प्रीवियसली मैंने शायद बयान कर चुका था। अभी अभी नहीं, मकसद कहने का ये था, आपके पास एसएचएमडी की क्लास थी, उसमें प्रेशर के लिहाज से मैंने आपको थ्री फेज सेपरेटर का एक ऑपरेशन बताया था, कि फ्लेयरिंग क्या चीज़ होती है, प्रेशर किस तरह कंट्रोल करते हैं, ओवरहेड का प्रेशर और एक्यूमुलेटर का प्रेशर किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। ओवरहेड में हमारे पास वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है। वेपर्स यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये फ्लेयर का आपको सामने एक चीज नजर आ रही है। अब ये फ्लेयर क्या, उसूलन तौर पे तो बंदा यही सोचेगा कि सर ये फ्लेयर क्या चीज है, मतलब ये क्यों फ्लेयरिंग की तरफ क्या कह रहा है, ये किस चीज को फ्लेयर आउट करा रहा है। देखिए इस पूरे पोर्शन के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर आपके पास नॉन कंडेंसेबल भी गैसेस होती हैं। नॉन कंडेंसेबल कौन सी गैसेस हो सकती हैं निस्बतन, क्योंकि आपके पास देखें डिसॉल्टिंग हो चुकी है, लेकिन ओवरहेड से, यानी कि जो 46 प्लेट नंबर आपके पास लिखा हुआ है, इधर से जो लाइन जा रही है, ये आप समझ लें आपका टॉप मोस्ट सेक्शन है। ओवरहेड में आपके पास इंजेक्शन भी की जा रही है, क्रोजन इनहिबिशन के लिए आपके पास की जाती है इंजेक्शन, ठीक है ना। अमोनिया, क्रोजन इनहिबिशन के लिए अमोनिया को डाला जाता है, ठीक है ना, ताकि आपके पास HCl कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट HCl यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जाए। और दूसरे उसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी केमिकल इंजेक्शंस की जाती हैं, ठीक है। सेकंड पे आपके पास गैसेस एंड गैसोलीन का जिक्र आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट रन गैसोलीन जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेट रन गैसोलीन बेसिकली नेप्था कहलाती है, जो स्ट्रेट रन गैसोलीन होती है, ठीक है ना। कभी नेप्था किसी ने बाइक में चला के इस्तेमाल किया बेटा? किसी ने कच्चा पेट्रोल इस्तेमाल करा कभी? सर ये एनीवन? अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड का आपने क्या बताया सर? हाइड्रोजन सल्फाइड का मैंने जिक्र नहीं करा। अमोनिया डाला जाता है क्रोजन इनहिबिटर की तौर पे, क्योंकि नेप्था
नेप्था जो चीज है वो बाय इट्स नेचर बड़ी कोरोसिव होती है। हमेशा आप नोट डाउन करेंगे कि ओवरहेड पे अगर नेप्था जब भी ऑब्टेन्ड होता है उसको शेल साइड पे नहीं रखते, उसको ट्यूब साइड पे रखते हैं। समझ आ रही है चीज आपको? हीट एक्सचेंजर के शेल साइड पे नहीं रखते, ट्यूब साइड पे रखते हैं। वजह क्या है? कोई बच्चा बताना पसंद करेगा? क्योंकि सर उसको रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली, गुड। अच्छा, सेकंड यूल गेट केरोसिन। केरोसिन के नीचे आपके पास स्टीम है। अच्छा देखिए, जो ये साइड स्ट्रिपर्स लगे हुए ना बेटा, ये साइड स्ट्रिपर्स नॉर्मली स्टीम ऑपरेटेड भी होते हैं, कॉइल ऑपरेटेड भी होते हैं, ठीक है। ज्यादातर इंस्टेंसेस के अंदर देखा जाए तो स्टीम ऑपरेटेड ही रखा जाता है, ठीक है ना। और फ्रॉम द बॉटम यू विल गेट एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू। अब इसको हम जल्दी से एक आइडिया ले लेते हैं, है क्या चीज। Crude oil is pumped from storage tanks where it is freed from sediments and water. ठीक है. The crude oil contains salt in the form of dissolved salt in tiny droplets of water which form an water in oil emulsion. ठीक है ना. This water cannot be separated by gravity or through mechanical. ठीक है. अच्छा, थर्ड पैराग्राफ. The crude is further heated in product heat exchangers. अब देखें, फर्नेस से पहले आपके पास एक प्री हीट ट्रेन होती है। प्री हीट ट्रेन का मकसद क्या होता था, मैंने बताया था आप लोगों को। क्या मकसद होता था? सर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना ना, वेपराइज करना ना, पार्शियली वेपराइज करना। फर्नेस पे क्या इफेक्ट आता है प्री हीट लगाने का? फर्नेस के लोड को कम करने के लिए सर। सर फर्नेस का लोड भी तो कम होता है ना। फर्नेस की फायरिंग कम करने के लिए, फर्नेस के अंदर फ्यूल और कमोडिटी जो इस्तेमाल हो रही है उसका इकोनॉमिकल फैक्टर देखने के लिए। क्योंकि आपके पास देखें जो रन डाउन प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ना, अब लेट सपोज पहला आपके पास निकल रहा है केरोसिन कर लेते हैं, ठीक है ना, एक लाइट गैस ऑयल कर लेते हैं, फिर आपके पास हैवी गैस ऑयल आ जाता है। अब ये जिस टेम्परेचर्स पे बाहर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, मैं इनको स्ट्रेट अवे रन डाउन टैंक्स पे नहीं लेके जा सकता, मैंने इनको कूल डाउन कराना जरूरी है। और इनको जब मैं कूल डाउन कराऊंगा तो कूल डाउन कराने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा तरीके का क्या हो सकता है, प्री हीट एक्सचेंजर्स के अंदर इसको एक पास दिला दूं ताकि मेरा क्रूड ऑटोमेटिकली हीट अप हो जाए। सर प्री हीट ट्रेन नहीं लगाते, फर्नेस के अंदर ही हम सारी फायरिंग कर लेते हैं। अब फर्नेस के अंदर टेम्परेचर ग्रेजुअली आपके पास इंक्रीज होता है, ठीक है ना। आप फौरन के फौरन ऐसा नहीं कि आपने क्रूड का लेट सपोज 50,000 बैरल्स पर आवर का एक फ्लो रेट आ रहा है, आपने उसको थोड़ी देर के लिए आपने ना स्टैग्नेट कर दिया फर्नेस के अंदर, उसने टेम्परेचर गेन करा, तब वो फर्नेस में जा रहा है। नहीं, ये आपका ऑपरेशन टोटली हिल जाता है। हीट एक्सचेंजर्स आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन अप्लाई करता है, आपको मतलब एक ऐसा स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जितने रन डाउन प्रोडक्ट्स हैं उनकी हीट को गेन करके। अब अच्छा, यहाँ पे हीट कौन सी लूज हो रही है? जो रन डाउन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये अपनी सेंसिबल हीट लूज करेंगे, लेटेंट हीट यूज लूज करेंगे? स्पेसिफिक करेंगे ना। लेटेंट या सेंसिबल? स्पेसिफिक से क्या नहीं मुराद है? अपनी वो सेंसिबल करेंगे, Latent सेंसिबल। heat एक मिनट स्पेसिफिक हीट से सेंसिबल क्या करेंगे। मुराद है बेटा? स्पेसिफिक नहीं हीट से नहीं, बताओ ना सॉरी क्या। गलती मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सॉरी। सेंसिबल। बेटा कुफर है, कुफरिया कलमा आता है ये। सेंसिबल हीट यूज करेंगे, सेंसिबल हीट लूज करें। फेस चेंज नहीं हो रहा ना बेटा, अपना टेम्परेचर लूज डाउन कर रहा है, वो अपना टेम्परेचर लूज डाउन कर रहा है, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। द प्री हीटिंग ऑफ द क्रूड, ये वाला पैराग्राफ है बेटा। The preheating of the crude using hot products cool down the products to the desired temperature for pumping to the storage tank. This is essential for the economics of the unit in terms of energy conservation and utilization. Of course, preheating is not enough, as the crude has to be partially vaporized to the extent that all products में क्या आ जाता है बेटा, बॉटम मोस्ट प्रोडक्ट को हटा के ऊपर के जितने चीजें हैं वो सारी प्रोडक्ट के अंदर कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। एक्सेप्ट for the atmospheric residue have to be in vapor phase when the crude enters the atmospheric distillation column, ठीक है। Thus a furnace is required to boost the temperature to between 330 to 385। यहाँ पे उसने आपके पास लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में 626 to 725। अगर आप API टेक्निकल डेटा बुक के अंदर डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन देखना चाहेंगे किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होती है, वो आपके पास बॉटम लाइन आपके पास टेम्परेचर लिखा हुआ है 750 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का कह लें कि उनकी तरफ से एक तजवीज करदा एक टेम्परेचर है कि आप इससे ज्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन पूरी दुनिया में कहीं भी चल रही है एटमॉस्फेरिक कॉलम के अंदर आप 750 से ज्यादा नहीं लेके जा सकते। तभी आपने यहाँ पे 725 देखा है, और आप दूसरी किताबों में देख लेंगे आपको नॉर्मली 700 तक लेके जाते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या कहता है, The partially vaporized crude is transferred to the flash zone of the column located at a point lower down the column and above what is called the stripping section.
वही चीज हमने जो जिक्र किया था कल। द मेन कॉलम इज टिपिकली 50 मीटर्स, 164, 200 फीट भी होता है बेटा, 250 फुट तक भी चला जाता है, डिपेंड करता है कैपेसिटी पे। द मोर द कैपेसिटी द हायर द हाइट। इज इक्विप्ड विद अबाउट 30 to 50 वाल्व ट्रेज। अच्छा, ये कॉम्बिनेशंस होती है बेटा हमारे पास, वॉल ट्रे भी होती है, सीफ ट्रे भी होती है, बबल कैप भी लगती है। बबल कैप हमारे पास मेन स्ट्रीम में इस्तेमाल नहीं की जाती है ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, वो प्रेशर ड्रॉप हम कॉलम के अंदर ज्यादा नेसेसिटेट नहीं कर सकते। जिस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है उतना प्रेशर ड्रॉप हमारे लिए हम कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप हर ट्रे पे कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 to 1.2 psi, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, द वेपर goes up in tremendous amounts and at a high flow rate, necessitating a large diameter column above the flash zone। ठीक है, वही चीज है, जितना ज्यादा वेपराइजेशन होगी उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डायमीटर इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट कहने से मुराद ये नहीं कि वेपर इंक्रीज बढ़ता जा रहा है तो डायमीटर आपका जो ना मतलब कॉलम आपका एक्सपैंड होता जा रहा है, ऐसा कोई मिसाल नहीं, आपको एक आइडिया दे रहा है, एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। At the bottom of the stripping section, steam is injected into the column to strip the atmospheric residue of any light hydrocarbon and to lower the partial pressure of hydrocarbon vapors in the flash zone. This has the effect of lowering the boiling point of hydrocarbons, causing more hydrocarbons to boil. अच्छा, ये जो lowering the boiling point of hydrocarbon और causing more hydrocarbons to boil, ये बेटा आपके पास, क्योंकि वही बात बता रहा हूँ, फ्लैश जोन पे रफ सेपरेशन हो रही है, आपके पास कुछ लाइटर नीचे भी गिर जाते हैं, ठीक है ना, मिक्स आउट हो जाते हैं। हम उसको जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर सेपरेट नहीं कर पा सकते। तो हमारे पास नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हम सुपर हीटेड स्टीम को यूज करते हैं, क्योंकि वो हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो नीचे गिर चुका है, लेट्स सपोज नीचे आ गया, उसके पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। ऑटोमेटिकली पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, वो खुद ब खुद वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और पार्शियल प्रेशर का क्या रिलेशन है आपको सबको पता ही है। अच्छा, उसके आगे क्या कहते हैं, this has the effect of lowering the boiling point of hydrocarbons, causing more hydro, ठीक है, as the hot vapors from the flash zone rise through the trays up the column, they are contacted by the colder reflux down the column। ठीक है, cold reflux जो आ रहा है, in overhead condensers the vapors are condensed and part of light naphtha is returned to the column as reflux। Further reflux is provided by several pump around streams and along the column। अब आप एक चीज नोट करें, आपके पास, हम एक सेकेंड, अगर हम एक दूसरी किताब देखते हैं, दूसरी किताब के अंदर हमारे पास दूसरी किताब देख लें बेटा, दूसरी किताब के अंदर आपके पास मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। तस्वीर सबको नजर आ रही है बच्चों को, पीएमटी नजर आ रही है बेटा सबको? जी सर। अब इधर आप चीज नोट करें, आपके पास टॉप सीआर, कैरो सीआर, एचएसडी सीआर, ठीक है ना, ट्रेज अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 की रेंज में लाया कर रही हैं। समझ रहे हैं आप, ट्रेज अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 के अंदर लाया कर रही हैं। अब आप नोट डाउन करें, इधर इसने 3 पंप अराउंड यूज किए हैं। देखें, पंप अराउंड्स की यूजेज आप ज्यादा से ज्यादा 3 भी लगा सकते हैं, गिवन दैट, क्योंकि ये कर क्या रहा है, कॉलम से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। पंप अराउंड का मकसद क्या, पंप अराउंड क्या कर रहा है, एक सर्टेन ट्रे से, नीचे वाली ट्रे से उसने कुछ लिक्विड उठाया, उसको दोबारा उसने एक चक्कर लगवाया, चक्कर लगवा उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके 5-6 ट्रे ऊपर हमने दोबारा उसको इंसर्ट कर दिया। अब इससे हो क्या रहा है, आपके कॉलम से एक जगह से हीट एक्सट्रैक्ट हुई, कैरो ने अलग हीट एक्सट्रैक्ट करी, एचएसडी ने अलग हीट एक्सट्रैक्ट करी, पिक आउट कर रहे हैं। देखें, एक हीट एंट्रेंस फ्रॉम वन पॉइंट है, क्रूड के एंट्रेंस से, वही टोटल हीट एंथैल्पी ऑफ द फीड की वजह से ही पूरा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जो हीट अगर कॉलम के अंदर इंसर्ट आउट हो गई है, उसको मैं जाहिर सी बात है थर्मल बैलेंस में रखने के लिए थोड़ी बहुत निकालूंगा भी। अब आप जितना ज्यादा पंप राउंड्स लगाएंगे, आपको उतना ज्यादा हीट इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। यूटिलिटीज आ रही है ना, मतलब एक टेम्परेचर आपका मेंटेन हुआ, आपने कॉलम खाली कर दिया। पिक कर रहे हो मेरी बात बेटा सब बच्चे? जैसे ही कॉलम के अंदर टेम्परेचर एक अचीव होता है, आपने पंप राउंड जरूरत से ज्यादा लगा दिए, पंप राउंड ज्यादा खींच रहे हैं। सर उसूलन तौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने देखा है कि आप 2 पंप राउंड्स आर मोर देन इनफ, और ज्यादातर टॉप और बॉटम मिडिल पंप राउंड रखा जाता है, सॉरी बॉटम और मिडिल पंप राउंड रखा जाता है, टॉप को नहीं रखते, टॉप शाजो नाजर रखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, further reflux is provided by, ठीक है, in distillation tower heat required
दिस इज द 5th पैराग्राफ इन डिस्टिलेशन टावर। बेटा यहाँ तक सब बच्चे साथ चल रहे हैं मेरे? यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ चल यस रहे हैं? सर। अब्दुल्ला साथ Yes, चल sir. रहा है, ठीक है जी। एक बच्ची जी, साथ चल रही sir. है, ठीक है, जबरदस्त। 12, 13, 19, 23, 32, 42, 46, 52, 55, जी सर। 67, 68, 71, 73, Yes, 80। sir. यस सर। ठीक है, Yes, गुड है, sir. गुड है, गुड है, ठीक है जी। Yes, sir. Okay, moving on forward. In the distillation tower, the heat required for separation is provided by enthalpy of the feed. Everyone knows. ठीक है. For effective separation, heat has to be removed from the tower. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. In this case, by the overhead condenser and several pump around streams along the tower length. ठीक है. The pump around stream is a liquid withdrawn at a point below a side stream tray that is cooled by the cold crude feed as part of the preheat exchanger strain. ठीक है, जाहिर सी बात, अगर आपके पास बेटा 8 exchanges लगे हुए हैं, let's suppose if you have 8 total 9 exchanges in your preheat train, a student will come and say, sir, if you're considering 9 preheat exchanges that the crude has to go through them before entering the column, do you think do we have that much products obtained from the column? हमें क्या इतने प्रोडक्ट्स कॉलम से मिल रहे हैं? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, अब देखो उसने क्या कहा, सेवरल पंप अराउंड स्ट्रीम्स, टॉप भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है, ठीक है ना। आप उसको सीरीज में भी एक्सचेंज आप बाजू का लगा देते हैं, आप सीरीज में भी लगा, वैसे तो सीरीज में लगा, पैरेलल में एक्सचेंज ज्यादातर लगे होते हैं। अगर मैं नो एक्सचेंज का जिक्र कर रहा हूँ तो बीच में लेट सपोज लाइट नफ्था का एक पैरेलल में एक्सचेंज लगा हुआ है, एक हैवी नफ्था का एक पैरेलल में 2 एक्सचेंजेस लगे हुए हैं। इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूशन रखी जाती है, ठीक है। और the pump around, ठीक है, this pump around cool accomplishes a number of tasks. First and the firstmost, the cold liquid condenses more of the rising vapors, thus providing more reflux to compensate for withdrawal of products from the column. ठीक है. Second, heat is removed from the column at higher temperatures. Understood? This is an addition to the heat removal from the condenser which takes place at a relatively lower temperatures. Do you get the point? If I'm entering so much heat inside the column, just extracting the heat from the overhead side is not enough. You have to extract heat from other sections also in order to keep the column in a thermal balance. ठीक है ना, आपने thermal balance पे column को रखना है, यानी कि heat in should be is equal to heat out. Operation तभी आपका equilibrium में चलेगा ना बेटा। जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि ट्रे पे इक्विलिब्रियम आ गया तो कॉलम इक्विलिब्रियम में चले ना चले। कॉलम इक्विलिब्रियम में होगा तो ट्रे भी इक्विलिब्रियम में चलती रहेंगी सर। अच्छा, third, pump around streams reduce the vapor flow rate throughout the column. Therefore, the required column is smaller than what would otherwise be required if pump around streams were not there. ठीक है, वेपर लोड को gradually stages by stages along the column आप क्या कर रहे हो, कूल डाउन भी करते रहते हो। यानी कि जिस ट्रे से अगर मैं एक लेट्स सपोज अगर मैंने डीजल का पंप अराउंड चलाया है तो डीजल का पंप अराउंड में डीजल की साइड ड्रॉ से लेट्स सपोज 2 स्टेजेस और 1 स्टेज बिलो में लेता हूं। It goes into the preheat train. After exchanging its heat, it returns back to the column at 5 tray above the side draw tray के ऊपर। मतलब 5 ट्रे ऊपर चले जाएं, 4 ट्रे ऊपर चले जाएं, वो साइड हम उसको ड्रॉ कर देते हैं। अब इस इंस्टेंस के अंदर what you have continuous vapor is rising from the flash zone, continuously vapor is running and inserting पंप अराउंड क्या करता है बेटा, एफिशिएंटली उसको क्या कर रहा है, कंडेंसेशन वेपोरेशन। यानी कि आपके पास अगर जितना ऊपर से लिक्विड, अगर लेट्स सपोज डीजल के कुछ वेपर्स ऊपर उठे, अब पंप अराउंड क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता हुआ उस ट्रे तक आ जाता है। मेरे पास एक एफिशिएंट सेपरेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो जाती है। जाहिर सी बात है, मैं अगर बॉटम पंप अराउंड का जिक्र करूंगा तो मेरे जहन में क्या आएगा, गैस ऑयल या फर्नेस ऑयल का आप एक सर्कल चला रहे होंगे, ठीक है। यहाँ अगर आपके पास मिडिल पंप अराउंड का जिक्र आ जाएगा तो कैरो या डीजल का जिक्र आ जाता है नॉर्मल केस, ठीक है। द ड्रॉबैक टू यूजिंग मोर पंप अराउंड स्ट्रीम्स, नाउ द राइटर इज टेलिंग यू, okay, pump arounds have a certain purpose. They achieve a lot of purposes when it is used inside, when it is used along the column. लेकिन एक drawback क्या हो सकता है,
is that they tend to reduce the fractionation because a more fractionated liquid is mixed after cooling with a less fractionated liquid few trays above. अब इस चीज को नोट डाउन करें, देखें जो इवेपोरेशन कंडेंसेशन का फिनोमेना एट एवरी ट्रे इनसाइड द कॉलम चल रहा है, उस फ्रैक्शनेशन को आप क्या करते हैं, एट सर्टेन इंस्टेंसेस आप थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं. लेट्स सपोज अगर वेपर ऊपर उठते जाने, आपने ऊपर से पंप राउंड इंसर्ट कर दिया, पंप राउंड वापस अपना जो है एक चक्कर लगा के वापस कॉलम के अंदर रीइंसर्शन की तरफ जा रहा है. अब जो रीइंसर्ट हो रहा है, जो आपके पास लेट्स सपोज जो गैप ओवरलैप का चक्कर मैंने आपको बयान करा था ना बेटा, व्हाट हैपेंस, वो गैप और ओवरलैप वो गैप को जाके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है. हमारा मेन आइडिया, इफ यू आर वर्किंग एज अ केमिकल इंजीनियर इन अ रिफाइनरी, what you want is you want a positive gap. You want a separation on a basis of 95% of the lighter component and 5% of the heavier component. This is which has been mentioned in various standards. ठीक है ना, ये हर स्टैंडर्ड में मेंशन किया जाता है. अगर आपका ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस डिस्टर्ब आउट हो जाए, लेट्स सपोज इफ यू आर गेटिंग 80% ऑफ द लाइटर कंपोनेंट, 10% ऑफ द हेवियर कंपोनेंट, डू यू थिंक दैट एफिशिएंट फ्रैक्शनेशन इज टेकिंग प्लेस? नहीं. अब वही हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, पंप अराउंड को अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से रखा जाता है. ये नहीं कि 2 लगा दिए 3 लगा दिए, बजा औकात 1 लगता है, ज्यादातर एक पे ही काम चलता है. लेकिन 2, क्योंकि आपके पास अगर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कॉलम की, लेट्स सपोज इफ यू आर ऑपरेटिंग एट मोर देन 100,000 बैरल्स पर डे, तो उस लिहाज से आपको जरूरत पड़ती है. ठीक है. द साइड ड्रॉप प्रोडक्ट्स, मूविंग ऑन टू द 6th पैराग्राफ, द साइड ड्रॉप प्रोडक्ट्स आर यूजुअली shipped to control their initial boiling point. The strippers contain several trays and stripping is done using steam at the bottom of the stripper or reboiler type side stream strippers. The end point of the side stream is controlled by the flow rate of the side stream product. End point किस तरह कंट्रोल किया जाता है, जितना ज्यादा बेटा वॉल 100% खोल देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितना कम वॉल ओपनिंग होगी उतना कम टेम्परेचर होगा. ये अंडरस्टूड सी बात थी. The overhead vapor is condensed at the top tower by heat exchange with cool crude coming into the unit by air and cooling water. The liquid product is called light straightened naphtha. Part of this product is written ठीक है down the column. आपके पास देखिए ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत जिक्र बता दिया उसने. Overhead product to kerosene, you need a minimum. This is a standardized tray distribution. कि overhead product से लेके kerosene तक, you can keep number of trays to 10. केरोसिन टू लाइट गैस ऑयल 8, लाइट गैस ऑयल टू हैवी गैस ऑयल. अच्छा देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में लाइट गैस ऑयल और हैवी गैस ऑयल का कट नहीं होता, हमारे पास डीजल का कट होता है. ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा. लाइट गैस ऑयल एंड हैवी गैस ऑयल कंसिडर इट टू बी डीजल अलोंग विद गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल. फ्लैश जोन टू एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू 6, हैवी गैस ऑयल टू फ्लैश जोन 6, पंप अराउंड 3 to 4. पंप अराउंड हमेशा 3 से 4 ट्रे तक का रखा जाता है. ऐसा नहीं है बेटा यू आर टेकिंग crude from 20, let's suppose अगर आपकी नंबरिंग from top to bottom है, बॉटम पे अगर आपकी ट्रे लास्ट ट्रे आपकी let's suppose बैठती है 45, you are extracting crude from tray number 41 and you are putting at tray number 31. Do you get the point? ऐसा नहीं कि बेटा आपने बिल्कुल मतलब 41वीं ट्रे से उठा के आप जो ना उसको 31वीं ट्रे पे डाल रहे हैं, 10 का आपने डिफरेंस लेकर आ गए. ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऊपर लाइन हमने पढ़ी, फ्रैक्शनेशन ऑफ द लिक्विड इज डिस्टर्ब्ड. कूल ऊपर से जब कूल डाउन करके आप हैवियर प्रोडक्ट डाल देते हैं, देखिए पंप अराउंड कॉलम को थर्मल बैलेंस में रखता है और कंडेंसेशन अच्छी कर देता है स्टेज टू स्टेज. लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज आपकी फ्रैक्शनेशन जो कि आपने जिस मकसद के लिए कॉलम लगाया वो खराब कर देता है. ठीक है. देन आई थिंक एवरीथिंग इज अंडरस्टूड राइट नाउ. हम इसको क्लोज कर देते हैं बेटा. एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन इज कंप्लीट. जी सर. ठीक है. इसके अंदर और कुछ नहीं है. जो मैंने आपको 5 चीज ये मैंने इसलिए बयान कर दिया बेटा क्योंकि जैसे देखिए हमने जो मेन हमारे पास ऑपरेशन ऑफ क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट था वो तो हमने डिस्कस कर लिया था. जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट थे, फ्रैक्शनेशन, गैप एंड व्हाटएवर इट इज. एक इस पर्टिकुलर आप जो ना बेटा पूरे ब्रीफ को आराम से पढ़ के देख लीजिएगा. बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा जितना चीजें नहीं है जो कि ना समझ आई हो. ठीक है. कॉलम प्रेशर से लेके ओवरहेड प्रेशर से लेके, ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिएगा. अच्छा, अब प्री फ्लैश कॉलम्स एंड क्रूड कॉलम कैपेसिटी. प्री फ्लैश तो बल्कि बेटा आप लोगों ने समझ ही ली है. प्री फ्लैश का मैंने आपको आइडिया दे भी दिया है. लेट अस स्टार्ट विद वैक्यूम डिस्टिलेशन. अच्छा बेटा, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक? किसी बच्चे के जहन में कोई ऐसी कोई चीजें आ रही हो
कि नहीं सर ये चीज समझ नहीं आ रही, ये चीज समझ नहीं आ रही, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसमें ऐसा सर जैसे ये कि इसके अंदर आपने सिर्फ जी जी सर इसके अंदर आपने सिर्फ 3 ट्रेस बताई थी, मतलब 3 किस्म की बताई थी, और भी होती हैं क्या 3 के अलावा? तीन वाल, बबल ट्रेस कैप और भाई यही मतलब लगती है बेटा, इसके अलावा नहीं लगती। इसके अलावा देखो बताओ क्या होता है इसके बाद, इसके अब देखो, अब फिर रिवैम्पिंग, डिबॉटलनेकिंग का पता है बेटा आप लोगों को? डिबॉटलनेकिंग, रिवैम्पिंग ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम। नहीं, नहीं पता। देखिए डिबॉटलनेकिंग आपके पास ऐसा एक टर्मिनोलॉजी है दैट मींस एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग, यू आर ऑप्टिमाइजिंग टू सम इंस्टेंसेस कि आप, मैं कहता हूं कि भाई जैसे आपकी अहमद ने एक रिफाइनरी लगाई हुई है, लेट्स सपोज पीआरएल का मालिक अहमद है, अहमद कहता है भाई 55,000 बैरल्स पर डे इज माय क्रूड रेट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू इंक्रीज दिस क्रूड रेट फ्रॉम 55,000 बैरल्स पर स्ट्रीम डे टू 80,000 बैरल्स। अब बेटा आपने 30,000 बैरल्स की अपने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, कॉलम उठा के नया कॉलम लगाएंगे आप, क्या करोगे? मतलब एक रिफाइनर होने के नाते क्या करोगे आप? उसके अंदर अपने कॉलम में चेंजेस लेकर आओगे, क्योंकि जाहिर सर सी बात रेट है। से यूज करेंगे ना, वो डबल पास कर देंगे। अब बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है डबल पास कर देंगे बेटा, टीजर बैरल डबल पास अकोमोडेट नहीं करता, उसके अंदर आपकी सारी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हिल जाता है। वेपर लोड बढ़ेगा तो कंडेंसेशन लोड भी बढ़ेगा, जब कंडेंसेशन लोड बढ़ेगा तो वाटर लोड भी बढ़ेगा। पिक कर रहे हो मेरी बात? पूरा सिस्टम आपका जी इफेक्ट हो जाता है। हम क्या जी करते सर। हैं, अपने कॉलम को रिवैम्प करते हैं। रिवैम्प से क्या होता है, हम कॉलम के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास सिंगल पास ट्रे थी, हमने उसको डबल पास पे लेके चले गए। डबल पास पे नहीं थी, हमने उसको डबल ट्रिपल पास पे लेके चले गए, हमने उसके पासेस इंक्रीज कर दिए, हम उसके इंटरनल चेंजेस कर रहे हैं। हमने जैसे फॉर इंस्टेंस हमने वॉल ट्रे लगाई हुई थी, हमने कुछ इंस्टेंस हमने बबल कैप लगा दी। हमें एफिशिएंट सेपरेशन चाहिए, हमने बबल कैप लगा दी, क्योंकि बबल कैप से अच्छी सेपरेशन कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपको प्रेशर ड्रॉप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो प्रेशर ड्रॉप आपके पास स्ट्रेट टू ट्रे आएगा। ठीक है, ये वेरिएशंस आती रहती हैं कि अगर मैं कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो मैंने उसके इंटरनल्स को कितना को चेंज करना है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अगर मैं कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं जो वो पंप अराउंड को इंक्रीज पंप कर रहा हूँ, अराउंड, देखो पंप अगर अराउंड मैं को उसने अभी ट्रेस को ना छेड़ूं। एक चीज बात सुनो, ट्रेस को कैसे नहीं छेड़ोगे बेटा? ट्रेस को कैसे नहीं छेड़ोगे? फ्रैक्शनेशन इज हैपनिंग नहीं, अगर इनसाइड द कैपेसिटी बढ़ी कॉलम। है। देखो फ्रैक्शनेशन में तुम्हारा मकसद क्या? फ्रैक्शनेशन करना है। पंप अराउंड हीट एक्सट्रैक्ट करके कॉलम को ठंडा कर रहा है, पंप अराउंड का और कोई मकसद नहीं है। पंप अराउंड का और कोई मकसद नहीं है ये, इट इज नॉट प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इनसाइड द क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। मैंने फ्रैक्शनेशन को अफेक्ट नहीं होने देना। द मोमेंट आई एम सेइंग दैट माय कैपेसिटी इज अबाउट टू बी इंक्रीज, इफ आई एम इंक्रीजिंग माय कैपेसिटी देन आई हैव टू लुक इनटू माय कॉलम के वेयर विल आई नेसेसिटेट दैट मच वेपर फ्लो रेट विच। अब देखिए 50,000 बैरल के लिहाज से वेपर का अलग लोड था, 80,000 के लिहाज से वेपर का अलग लोड आ रहा है। पंप अराउंड हैंडल कर लेगा इतने लोड को? पंप अराउंड तो पहली बात तो लिक्विड ही वो लेके। तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर कैपेसिटी बढ़ी है। हम्म, तो पंप अराउंड के रेट्स बढ़ जाते हैं ना बेटा, पंप अराउंड का फ्लो रेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, वो नेसेसिटेड इसलिए आपसे करेगा। पंप अराउंड का रेट बढ़ जाएगा, जो फ्लो रेट होगा उसका बेसिकली। ठीक है, और पंप अराउंड का ऐसा कुछ फर्क नहीं आना, लेकिन उस सारे वेपर्स को अकोमोडेट करने के लिए मैंने इंटरनल्स को इस लिहाज से मैंने शेप अप करना है। मैंने ओवरहेड के ऊपर अंदर, जैसे मैंने लेट्स सपोज मैंने ओवरहेड पे एक सिंगल एक्सचेंजर लगाया हुआ है, ठीक है, मैं ओवरहेड पे 2 एक्सचेंजर्स लगा दूंगा, पैरेलल में 2 एक्सचेंजेस लगा दूंगा, पैरेलल में तीन एक्सचेंजेस लगा दूंगा। मैंने कंपनसेट करना है सारे सिस्टम को किसी भी लिहाज से, क्योंकि मेरे पास जितना वेपर का लोड आ रहा है, और आप जितनी भी रिफाइनरीज में चले जाएंगे आपके पास ओवरहेड के कंडेंसर ज्यादातर चोक ही होते हैं। ज्यादातर तो चोक नहीं होते, पार्शली चोक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पास स्केलिंग, क्योंकि वो एक सिस्टम चल रहा है कंटिन्यूसली, रिफाइनरी आपकी चलती जा रही है। आपकी जो ना कह लें, जो एक इक्विपमेंट की लाइफ होती है, वो एट अ सर्टेन टाइम इट नीड्स सम मेंटेनेंस। हम कहते हैं ना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्लान्ड शटडाउन और एक टर्न अराउंड होता है। एक तो प्लान्ड शटडाउन होता है ना, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगी, इक्विपमेंट की जाती है। ठीक है ना, ये सब चीजें पता है आप लोगों को? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, आपने प्लांट डिजाइन शायद पढ़ा होगा सारा। पता कोई नहीं पढ़ा है सर, किसी? नहीं पढ़ा? चले ध्यान बेटा में तो पढ़ नहीं आ लीजिए। रहा। चले चले, बहरहाल। अच्छा, इसके अंदर एक चीज दूसरी काबिले बयान एक ये भी है, फर्नेस का जिक्र आ रहा है। ठीक है, फर्नेस का एक सेकंड, रुके, बल्कि ये तो हो चुके, बल्कि छोड़ो, ये तो हमने कर लिया, बल्कि सही है, सब चीज होगी। ठीक है बेटा, वाइंड अप करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद वैक्यूम डिस्टिलेशन। अच्छा बेटा, इसकी मोस्ट प्रोबेबली आपको इंशाल्लाह आज
आज नहीं तो कल बेटा आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ आपके पास, वो लेट हो गया, काफी लेट हो गया, वो हमारे पास जिन्हें टॉपिक्स इतने क्लियर आउट थे नहीं कि असाइनमेंट देता आपको, ठीक है। असाइनमेंट आपको अपलोड कर दूंगा, और बेटा कोशिश ये करिएगा असाइनमेंट आप विद इन मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ डे आप लोग अपलोड करिएगा। कोई बच्चा मुझे मेल नहीं करेगा, पीरियड। कोई बच्चा मुझे मेल नहीं करेगा, टीम्स पे अपलोड करेगा, ठीक सर है। टाइम कितना है सर? एक दिन का टाइम दूंगा बस, नॉर्मली 12 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। जहन बना ये के रखें होगा क्या assignment के अंदर? बेटा, जब दूंगा तो तब देख लेना क्या होगा। तो पता है कौन चीज थी आपने जो लेक्चर 5 आपने अपलोड किया है ना, हम्म। उसके अंदर एक न्यूमेरिकल आपने किया, वो उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम था। कौन सा? लेक्चर 5 में एक ही न्यूमेरिकल है, बस उसी में था प्रॉब्लम। चलो देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं बाद में। चलिए जी, वैक्यूम डिस्टिलेशन पे आ जाते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन स्टार्ट करें बेटा। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन बेटा, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन इन माइंड? किसी बच्चे के जहन में, किसी बच्ची की जहन में कोई ऐसे सवालात हों कि सर नहीं समझ आ रहे, आप दोबारा एक दफा रिपीट कर दें, क्या चीजें बेटा पूछ लें। एनीवन बेटा? कोई भी नहीं है? चलें, गुड हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। अल्लाह, ठीक है जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विथ, एक मिनट, मैं आपके पास 3 बुक्स खोल के रख रहा हूं ताकि हम ओवरऑल लिहाज से चीज़ों को देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें किस लिहाज से चल रही हैं। ठीक है जी, वैक्यूम डिस्टिलेशन सेक्शन 3.1। ठीक है बेटा, चलें जी। टू एक्सट्रैक्ट मोर डिस्टिलेट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू, द बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेरिक सीडीयू, यानी कि आपके पास अब जो बॉटम पे, अब देखें दोबारा हम एक रिकॉल कर लेते हैं। The bottom atmospheric residue, now it contains some components which cannot be extracted, which cannot be obtained under atmospheric pressure, ठीक है। हमें एक चीज अंडरस्टूड सी बात है, अगर हम उससे ज्यादा टेम्परेचर लेके जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हमें पता भी है कि कोकिंग टेक प्लेस कर जाएगी, डिकम्पोजिशन होगी, तो जाहिर सी बात है वो बाद में जाके लाइंस को चोक आउट कर सकता है। तो हमने क्या करना है, अब इस केस में हमारे पास स्टिल वी हैव सम वैल्यूएबल्स इनसाइड द क्रूड, और हमने उसको भी एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, the bottom from the atmospheric residue sent to the vacuum distillation unit. The vacuum units distillates are classified into light vacuum gas oil, medium vacuum gas oil, and heavy vacuum gas oil. Normally पाकिस्तान में वैक्यूम डिस्टिलेशन पाक अरब रिफाइनरी के पास है, और जो प्रोडक्ट्स वो लोग बना रहे हैं वो LVGO एंड HVGO ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। मीडियम वैक्यूम गैस ऑयल का कट निकाला जा सकता है, लेकिन वो लोग LVGO एंड HVGO, हमारे जो पाकिस्तान के सिनेरियो में ये 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। और आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि ये बेसिकली डीजल मैक्सिमाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, 3 प्रोडक्ट्स आ गए। इन एडिशन अ वैक्यूम रेजिड्यूज प्रोड्यूस इफ द डिस्टिलेट्स आर fed down to stream conversion processes, their sulfur metal asphaltene content should be reduced by hydrotreating। वो तो जेन्युइन सी बात है। देखें आपके पास 3 प्रोडक्ट्स आ गए, अब ये फिनोमेना किस तरीके से लेके चलते हैं, आप वैक्यूम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। और क्रूड, जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली आपके पास विस्कोसिटी का फर्क आ जाता है बेटा, ये जहन में रखें। आपने एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में 5 प्रोडक्ट्स आपने ऑब्टेन कर लिए, क्रूड आपका 50% वेपराइज हो चुका है, यानी कि 50% ऑफ द क्रूड हैज बीन यूटिलाइज्ड, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। नाउ द रिमेनिंग 50% also contains some valuable products।
अब आपने उसको नॉर्मल प्रेशर में लेके नहीं चलना, आप उसको रिड्यूस प्रेशर में लेके चलेंगे। रिड्यूस प्रेशर में ले जाने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो कि कॉलम के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक जगह एक तरीके से हम पहले इसकी देख लेते हैं, अल्लाह भला करे। आपके पास डायग्राम पिक्चर सब बच्चों को नजर आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, एक चीज नोट करें, आपके पास एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू इंसर्ट किया जा रहा है। टेम्परेचर देखें कितना है, 730 टू 850। सर ये तो आप गलत कह रहे थे, अभी आपने बोला 750 से टेम्परेचर ऊपर लेके जाना नहीं है हमने, आप 730 से 850 तक लेके चले गए। लेकिन एक चीज नोट डाउन करें, देखें एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू, क्रूड ऑयल की विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू कैसी होगी, कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू की ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये ध्यान में रखें कि द मोमेंट मैं एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू को इंसर्ट कर रहा हूं, द मोमेंट इट एंटर्स द वैक्यूम फायर्ड हीटर, steam is also injected at the inlet and also at the outlet। क्या वजह है? देखें, एक तो मैंने फ्लोएबिलिटी का फैक्टर जो है बेटा, जो फ्लोएबिलिटी है वो मैंने बरकरार रखनी है, क्योंकि मुझे पता है एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू की कंपैरेटिवली विस्कोसिटी ठीक ठाक ज्यादा होती है। और वैक्यूम रेजिड्यू तो बेटा क्या लेगा, उसको जस्ट ओपन में, इफ यू ओपन इट एंड लीव अ बाउल ऑफ वैक्यूम रेजिड्यू फॉर 5 मिनट्स, आपके पास बिल्कुल हार्डन आउट हो जाएगा। आप ये हो सकता है उसको, जैसे आप स्लज को दबाते हैं ना, जो एक आपकी जमी हुई स्लज होती है, आप उसको पिंच करते हैं तो आपके पास वो नीचे की तरफ दबता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन इंस्टेंस पे जाके वो चीज रुक जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ वैक्यूम रेजिड्यू इज अराउंड 20 to 30,000 सेंटीस्ट्रोक्स, 20 to 30,000 सेंटीस्ट्रोक्स, ठीक है ना, विस्कोसिटी। तभी आपने प्रोसेस का नाम सुना होगा विस ब्रेकिंग, विस्कोसिटी ब्रेकिंग, ठीक है, जो थर्मल क्रैकिंग कहलाती है, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं स्टीम इंजेक्ट करूंगा फर्नेस के अंदर भी कोकिंग को रिमूव करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर मेरी लिमिट से एक्सीड कर रहा है। कौन सी लिमिट से एक्सीड कर रहा है? जो कि डीकंपोजिशन की लिमिट थी। वो लिमिट क्या बताई गई थी आपको? 750 फ़ारेनहाइट की बताई गई थी। स्टीम इंजेक्शन ट्यूब की ट्यूब पाइप्स में करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास स्ट्रिपिंग स्टीम आप कॉलम के बॉटम से भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। प्रेशर नॉर्मली आपके पास एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में रखा जाता था 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ऐसा ही है बेटा, ऐसा इतना ही प्रेशर रखते थे हम। 760 टॉर रखते थे प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन का, या उससे ज्यादा ही रखते थे। 800 टॉर भी रखते हैं, 850 टॉर भी रखते थे, 800 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी भी रखा जाता था। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना प्रेशर रिड्यूस्ड है, एट 25 to 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। आप इमेजिन करें कि 1 ATM is equal to 14.7 psi, ठीक है ना, which is equal to 760 millimeters of mercury। Now what happens, मैं क्या कर रहा हूँ, 760 millimeters of mercury से मैं straight away jump कहाँ पे कर रहा हूँ, 25 to 40। ये बेटा अचीव किस तरह होगा? आपको ऊपर बेटा 2 बाजे नजर आ रहे हैं कंडेंसर के साथ लगे हुए, बाजे की शक्ल नजर आ रही है बेटा आपको? बेटा देख रहे हैं सब बच्चे? जी सर, नजर आ रही है, आ रही है। ठीक है, इसको स्टीम जेट इजेक्टर सिस्टम कहते हैं। स्टीम जेट इजेक्टर सिस्टम, जो कि आपके पास क्या करता है, वैक्यूम क्रिएशन की तरफ लेके जाता है। इसके नीचे ये पार्शियल कंडेंसर्स लगे हैं, ठीक है ना। ये पार्शियल कंडेंसर्स बता दूंगा, फिर ओवरहेड ड्रम है क्या चीज, ये सब चीज आपको समझा देता हूँ। देखें, पहले इसकी हम एक विजुअलाइजेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, this figure shows the flow diagram. The atmospheric residue can be sent directly to vacuum unit after heat extraction in crude preheat exchanger train. If it is sent to storage, the temperature should not be below 150 centigrades to control the viscosity necessary for proper flow. Do you get the point? Atmospheric residue की viscosity भी ठीक ठाक हाई होती है। नॉर्मल अगर आप उसको वैक्यूम यूनिट पे नहीं लेके जा रहे, आप हमेशा नोट डाउन करिएगा बेटा। किसी बच्चे को स्टीम ट्रेसिंग का पता है? इंटर्नशिप्स की हैं बच्चों ने, प्लांट्स पे देखा भी होगा। स्टीम ट्रेसिंग एनीवन बेटा? सर इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं की सर, आप लगवा देंगे। बेटा ये रोना धोना बाद में करें, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी रोना धोना नहीं चल रहा है यहाँ पे, ख्वाहिशात नहीं पूरी की जा रही, समझ जाइए।
मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये नहीं कि ये बता दो बस। सर ठीक है। अपना ये जो स्टीम अच्छा टेस्टिंग तो ये ना जो ये स्टीम उसके बेसिकली आपके पास एक बिल्कुल स्मॉल सा, बिल्कुल कह लें, लेट सपोज द तकरीबन 1.5 इंच का पाइप, 1.5 इंच का पाइप तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 70 to 80 मिलीमीटर्स का आपका पाइप का जो डाया होता है, दैट इज बेसिकली रोल्ड अलोंग द लाइन। यानी कि पाइप है ना बेटा, पाइप के ऊपर मैंने उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको रोल करता जा रहा हूँ। ये स्टीम ट्रेसिंग का मकसद क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू जम ना जाए, वैक्यूम रेजिड्यू जम ना जाए। फर्नेस ऑयल को जब मैं रन डाउन पे लेके जा रहा हूँ, फर्नेस ऑयल की लाइंस को भी स्टीम ट्रेस किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस? द विस्कोसिटी शुड बी enough that it can travel from point A to point B in a continuous fashion। क्योंकि इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरीज में हो क्या रहा है, कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहा होता है, आपके पास कंटिन्यूस सर्कुलेशन चल रही होती है। हम फर्नेस ऑयल को एक जगह बैठने नहीं देते, हम एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू को जो ना कॉलम में, सॉरी स्टोरेज टैंक में डाल के छोड़ नहीं देते, हम उसकी कंटिन्यूसली सर्कुलेशन चलाते रहते हैं। वो सर्कुलेशन नीडेड क्यों होती है? क्योंकि विस्कोसिटी बढ़नी नहीं चाहिए। विस्कोसिटी का इतना रेट, इतना रेशो रखना है आपने कि आपके पास फ्लोएबिलिटी का फैक्टर, कि प्रॉपर फ्लो हो सके। ठीक है। इट इज देन हीटेड इन सेवरल हीट एक्सचेंजर्स बाय हॉट प्रोडक्ट्स एंड पंप अराउंड्स फ्रॉम द वैक्यूम यूनिट। फाइनल हीटिंग it to 380 to 415 centigrades is done in a fired heater। अब बेटा चीज को नोट करें, जो स्टीम इंसर्शन का जिक्र आ रहा था कि दैट स्टीम इज बीइंग इंसर्टेड एट द इनलेट ऑफ द फर्नेस एंड आल्सो एट द आउटलेट ऑफ द फर्नेस। व्हाई इट इज बीइंग डन? To minimize thermal cracking and coking, steam is injected in the heater tube passes. The feed enters the tower at the lower part of the column। ठीक है, आपके पास नॉर्मल केसेस में वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर आपके पास डायमीटर ऑफ द कॉलम इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम। वेपर लोड इन वैक्यूम कॉलम इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम। सर ये मतलब समझ नहीं आ रहा, 50% वेपर आपने एटमॉस्फेरिक में निकाल लिया, तो पीछे बचा कितना? 50% बचा, और आप 50% को ये कह रहे हैं कि वो उससे ज्यादा वेपर है। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे आपका प्रेशर इतना रिड्यूस हो चुका है। पानी बॉयल होता है 100 सेंटीग्रेड पे, अगर आप उसको वैक्यूम कंडीशन में बॉयल करते हैं तो बेटा वो 38 या 39 में बॉयल हो जाता है। 38 39 सेंटीग्रेड से कुछ भी नहीं है। मतलब नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इज 37। इफ यू होल्ड द वाटर इन हैंड, लेट सपोज यू कैन बेयर द वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम कंडीशन में आप उसको बॉयल आउट कर रहे हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन कि 37 38 पे एक चीज बॉयल आउट हो रही है। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि ये टेम्परेचर्स तो अचीव हो गए, 380 से 415 तक का टेम्परेचर हमने अचीव करा, और हमें ये भी पता है कि क्रैकिंग हो रही है, हमें ये भी पता है कोकिंग भी हो रही है, लेकिन स्टिल हम ये टेम्परेचर अचीव कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। नॉर्मल केसेस में अगर आप, किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर पाकिस्तान में वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम एक और जगह लगा हुआ है, नेशनल रिफाइनरी में भी लगा हुआ है, किसी को आइडिया है इस चीज का? मैंने तो पाकरब रिफाइनरी का जिक्र करा है, नेशनल रिफाइनरी में भी लगा हुआ है। आइडिया है बच्चों को? है कि नहीं है सर, ऐसी मस्करी कर रहे हैं? बेटा आवाज आ रही है बच्चों को? बोर तो नहीं हो यस गया? सर ब्रेक आइडिया चाहिए? क्यों होगा 5 मिनट का ब्रेक चाहिए किसी को? पाँच यस मिनट सर। 5 मिनट का सर ब्रेक ले लें? ब्रेक करें थोड़ा। चले ठीक है बेटा, 10 चले, ये 10:50 हो रहे हैं, 10:53 हो रहे हैं, 7 मिनट्स का ब्रेक ले लें। 11 o'clock में मैं रिज्यूम करता हूँ, ठीक है? 11 o'clock में मैं रिज्यूम कर रहा हूँ, 7 मिनट्स का ब्रेक ले लें बेटा। ओके सर।
सर कहीं गए हुए हैं क्या?
जी बेटा, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा लेट हो गए थे, 1 मिनट। चलें जी बेटा, लेट अस गेट ऑन विथ। अच्छा जी बेटा, सारे बच्चे साथ ही हैं? जी सर। चलें जी। अच्छा जी, हमने यहाँ तक देख लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट सर करते हैं। जी जी। सर एक क्वेश्चन था, मेरा थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सुन नहीं सका था। सर ये विस्कोसिटी वाला जो आपने बताया कि हम लोग ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं कर रख सकते क्योंकि 150 से ऊपर टेम्परेचर नहीं लेके जा सकते, ऐसा आपने कहा है ना भाई? तो 150 सर से नीचे नहीं लेके जा सकते, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए। चलो सही है सर, सही है, सही। ऊपर नहीं जाना। देखो मेन वजह ये है, जब तुम लेट सपोज, अगर मैं उसी रेजिड्यू का जिक्र कर रहा हूँ, अगर उसको तुम 80 सेंटीग्रेड पे लेके तुम उसको पंप करना चाहो, वो तुम्हारे पास पंपेबिलिटी होगी नहीं, वो पंपेबिलिटी होगी ही नहीं, वो इतना विस्कस, मतलब कह लो कि तुम्हारे पास वो फ्लूइड हो जाएगा कि उसकी ट्रैवलिंग के लिए तुम्हारे पास सही है सर, यूटिलिटीज वो बहुत ज्यादा लगनी सुनने में होगी। मसला हो गया था, वो सुनने में हाँ, मसला हो गया था, मुझे किसी ने बताया कि ऊपर नहीं जा सकता टेम्परेचर, मैंने कहा ऊपर नहीं तो नहीं नहीं जाना नहीं नहीं, चाहिए। ऊपर जाता है, नीचे नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, सही है, अच्छा। सही है सर। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 82। ठीक है। Vacuum distillation columns are equipped with packing for fractionation and heat exchange zones. Comparatively to atmospheric distillation column, आपके पास वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में ट्रेज भी होती हैं, पैकिंग्स भी होती हैं, डिमिस्टर पैड्स भी होते हैं। डिमिस्टर पैड्स क्यों होते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, this is in order to reduce the pressure in the column which is necessary for creating a low vacuum in the lower section of the column. The bottom zone is equipped with valve trays. The vapors from the flash zone go through a wash and fractionation zone. The vapors from the flash zone go through a wash and fractionation zone where the heavy ends are condensed with HVGO reflux. Further, up the column sections consisting of a heat exchange and a fractionation zone are separated by sprays of liquid from the pump around or internal flux. ठीक है. Vacuum distillation units have a system to create the vacuum that uses either ejectors or a combination of ejectors and liquid ring pumps. रिफाइनरीज प्रैक्टिस में स्टीम जेट इजेक्टर सिस्टम को लेके चलते हैं। 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस भी होती हैं, 5 स्टेजेस भी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिफाइनर। How much vacuum does the refiner need inside the column? If he is talking about 25 to 40 millimeters of mercury, let's suppose we are considering it to be as low as 10 millimeters of mercury, as low as 10 millimeters of mercury, ठीक है ना, extremely low pressure है आपका। ये 3 स्टेज इजेक्टर सिस्टम के थ्रू लेके चलते हैं। नॉर्मली आपके पास 2 स्टेज भी लगता है, और रिफाइनरी ज्यादातर 3 स्टेज को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। Ejectors recompress the gases through a nozzle where vapors from the columns are sucked into the venturi section. Venturi बेटा, वेंचुरी मीटर पढ़ा है आपने? वेंचुरी मीटर पढ़ा है? वेंचुरी मीटर पढ़ा है, ठीक है। इसका शेप बिल्कुल वेंचुरी की तरह का ही होता है, ठीक है ना। उसूलन तौर पे आप कह लें कि वीना कॉन्ट्रैक्टा पता है बेटा सबको? वीना कॉन्ट्रैक्टा का पता है? सर ये टर्म याद से आ रही है। याद सी आ रही है, पढ़ी थी लेकिन याद नहीं है। चलो पढ़ना। फिर वो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो वो शायद ऐसा कुछ था। नहीं 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 नहीं, सही क्लिक कर रहे हो, सही क्लिक कर रहे हो वैसे। चलो बहरा, इसको खुद रीड आउट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, recompresses the gases through a nozzle where vapors from the column are sucked into the venturi section of the nozzle by a stream of medium or low pressure stream. अच्छा देखें बेटा, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपको प्रेशर, मतलब आपको एक एलपी स्टीम की जरूरत पड़ती है, जिसे हम मोटिव स्टीम का जिक्र कहते हैं, ठीक है। हमारे पास इजेक्टर सिस्टम का अगर आप जिक्र करें, मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पास तस्वीर सबको नजर आ रही है, ठीक है। ये
जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना बेटा, नजर आ रहा है सबको? हाईलाइटेड पोर्शन नजर आ रहा है सबको? जी सर। दिस इज द डिफ्यूजर सेक्शन ऑफ द इजेक्टर सिस्टम। ये डिफ्यूजर सेक्शन है आपका, ठीक है। आपका ये जो टॉप से कंडेंसर, मतलब कंडेंसर के बाद जो आपका एरो इंसर्शन की तरफ जा रहा है ना बेटा, ये आपके पास वेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। और अब जो स्टीम आप यूज कर रहे हैं ना बेटा, ये मोटिव स्टीम है। मोटिव स्टीम क्या कर रही है? मोटिव स्टीम इज बेसिकली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कि यहाँ पे आपका ये जो सर्टेन आपके पास जहाँ पे आपका बॉक्स खत्म हो रहा है ना और आपके पास डिफ्यूजर सेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपकी सोनिक बूम आता है, जिसे हम कहते हैं सोनिक वेलोसिटी आपकी अचीव होती है, ठीक है ना। ये बता देता हूँ फिनोमेना की, स्टीम जेट इजेक्टर का फिनोमेना टोटली डिफरेंट है, इसको अलग से हमने पढ़ना है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये डिफ्यूजर सेक्शन है और वो बेसिकली एंट्रेंस सेक्शन है। अच्छा, और क्या कहता है भाई आगे से? The vapor phase at the ejector exit is partially condensed in an exchanger with cooling water. The liquid phase is then sent to the overhead drum. The vapor goes from condenser to another ejector condenser stage. यानी कि first stage, the vapor is inserted into the first ejector. आपके पास steam insert हुई, सेम फिनोमेना चला, पार्शियल कंडेंसर लगा, पार्शियल कंडेंसर के बाद जितने वेपर्स बचे वो फिर क्या गया, दूसरे इजेक्टर में गए, दूसरे इजेक्टर से तीसरे में गए, तीसरे इजेक्टर से फिर आपके पास नीचे ऑक्टेन हो जाती है चीजें, ठीक है। लिक्विड ड्रिंक पंप्स यूज नहीं करते, आर सिमिलर टू रोटर गैस कंप्रेसर। इसका ये कह लें इन प्रैक्टिस नहीं है, इन प्रैक्टिस था ही नहीं। हमारे पास पाकिस्तान में स्टीम जेट इजेक्टर सिस्टम चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जस्ट अ मोमेंट, सर ये इजेक्टर समझाए सर, ये इजेक्टर का पर्पस समझ में नहीं आया। सब समझाता हूँ, एक मिनट मैं आपके लिए वही इजेक्टर सिस्टम का ही आपके एक निकाल के, जस्ट अ मोमेंट आप होल्ड करें जरा। सर जी जी सर, आपने कहा लिक्विड ड्रिंक पंप मतलब आउट ऑफ प्रैक्टिस है, तो ये सब मतलब कि सारी इंडस्ट्रीज में है या फिर सिर्फ आप पेट्रोलियम की नहीं बात? नहीं 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 देखो बेटा, वी आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, सो हम हर जो बात करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान सिनेरियो बात करते हैं, ठीक है ना। रिफाइनरी का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन प्रैक्टिस स्टीम जेट इंजेक्टर सिस्टम्स ही हैं, और एंड द मोस्ट इंटीग्रेटेड रिफाइनरी इन पाकिस्तान विच इज पाक अरब रिफाइनरी यूजेस दिस सिस्टम। और अगर इस पे कह लें कि थोड़ा रिसर्च इस लिहाज से की गई थी कि लिक्विड पंप्स की इंस्टॉलमेंट अगर देखी जाए, या आप कह लें जो आपके पास प्रोडक्ट की अचीवमेंट है, जो ग्रेटर प्रोडक्ट अचीवमेंट आपके पास वैक्यूम डिस्टिलेशन लगाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर इतना निचोड़ लो, इतना निचोड़ लो, इतना निचोड़ लो कि बाद में जो कुछ बचे वैक्यूम के कॉलम के आखिर में जो कुछ बचता है वो थर्मली क्रैक ही होगा। इसके अलावा अब उसकी डिस्टिलेशन नहीं की जा सकती। वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर बेटा उसके बाद आपके पास डिस्टिलेशन का फिनोमेना या फ्रैक्शनेशन का फिनोमेना नहीं चलता कि आप दोबारा यही चीज ऑब्टेन करें। हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना बेटा। मेन कॉलम हमारा क्या है, कच्चा माल कहां से निकाला हमने, एटमॉस्फेरिक कॉलम से। और ज्यादा कच्चा माल कहां से निकल सकता है, वैक्यूम कॉलम से। अब कच्चा माल नहीं निकलेगा, उस कच्चे को आपने पक्का करना है। क्या करना है, ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। मैं आपको जरा एक सेकेंड ये वीडियो का थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। हाँ ये वीडियो आ गया, गुड हो गया, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ये। जस्ट मोमेंट, मैं आपके साथ जो ना एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। इसमें आपको इजेक्टर सिस्टम अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। जी बेटा, प्रेजेंटेशन आ रही है नजर सब बच्चों को? जी सर। अच्छा बेटा, ये बेसिकली वही टेक्निकल सर्विसेज की एक आपके पास पीपीटी है वैक्यूम डिस्टिलेशन की, पाक अरब रिफाइनरी की, ठीक है। द प्लांट दे आर ऑपरेटिंग इज अराउंड हैज अ कैपेसिटी ऑफ 42,800 बैरल्स पर स्ट्रीम डे, ठीक है। नेशनल रिफाइनरी जो वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम एम्प्लॉय कर रही है, दैट इज फॉर ल्यूब प्रोडक्शन, दैट इज फॉर ल्यूब प्रोडक्शन। when it comes to Pak Arab refinery, they are using it to maximize the diesel, ठीक है। they are using it to maximize the diesel, क्योंकि उनके पास डीजल मैक्सिमाइजेशन का एक अलग से प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट कवर्स द रेड्यूस क्रूड, ठीक है, वो तो सब समझ आ गया आपको। अच्छा, ये भी चीजें समझ आ गई, ये हम पढ़ चुके हैं। पेट्रोलियम कोक है, टेम्परेचर्स है, मॉलिक्यूलर वेट एंड कंपोनेंट है, फलां क्यों होता है, क्या होता है। Formation of coke would result in plugging in tubes in the furnace
that heats the feed stream to crude oil distillation. Plugging would also occur in the piping from the furnace to the distillation column as well as in the column itself. To further distill the residual oil from the atmospheric distillation column, distillation must be performed at absolute pressure as low as 10 to 40, so as to limit the operating temperatures to less than 370 to 380 centigrades. ठीक है. The 10 to 40 millimeters of mercury absolute pressure in a vacuum distillation column increases the volume of vapor formed per volume of liquid distilled. अब समझ आ रहा है आपको बेटा ये प्रेशर क्या काम कर रहा है? पहले पॉइंट को दोबारा रीड डाउन करें. Increases the volume of vapor formed per volume of liquid distilled. The result is that such columns have very large diameters. देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शनेशन का फिनोमेना था एटमॉस्फेरिक कॉलम के अंदर, it was mostly dependent on temperature. If we had the required temperature, we had a very good fractionation inside the column. But when you come towards the vacuum distillation column, what is happening कि आपके पास प्रेशर रिडक्शन वेपराइजेशन को इंक्रीज कर रहा है. टेम्परेचर तो अपनी जगह मौजूद है, टेम्परेचर की तो मौजूदगी हमें चाहिए, लेकिन टेम्परेचर की उतनी मौजूदगी नहीं चाहिए जो कि हमें एटमॉस्फेरिक कॉलम में रिक्वायर्ड थी. ठीक है. और इस प्रेशर की वजह से हमारे पास वेपराइजेशन फिनोमेना एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक कॉलम बहुत ज्यादा होता है, विगरस होता है, इंतहाई विगरस, जंगली. वजह वेपर फॉर्मेशन प्रेशर डिपेंडेंट बहुत होता है. टेम्परेचर तो देखिए प्रेशर की डिपेंडेंसी इस हद तक बढ़ गई कि जो चीज अगर मैं एलवीजीओ का जिक्र करूं तो इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 720-730 सेंटीग्रेड आ जाता है अगर इसका ड्रॉ टेम्परेचर निकालें आप. ठीक है ना. अगर आप एचवीजीओ का ड्रॉ टेम्परेचर निकालें तो वो भी कोई 780 के करीब आ जाता है नॉर्मल केसेस में. लेकिन होता क्या है कि वो टेम्परेचर आपके पास मैक्सिमम 380 होता है कॉलम का, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना वेपराइजेशन एक्सट्रीमली और विगरस हो रही होती है. तभी वो क्या कहता है कि दीज कॉलम्स हैव वेरी लार्ज डायमीटर्स. अगर मैं कहता हूं कि 12 से 13 फुट या लेट सपोज 3 से 3.5 मीटर या लेट सपोज 6 मीटर तक भी अगर मेरा एटमॉस्फेरिक कॉलम का डायमीटर है तो इसका डायमीटर मेरे पास 18 फुट तक भी चला जाता है, 20 फुट तक भी चला जाता है. ठीक है. अच्छा जी, लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट. Most of the column uses packing material for vapor liquid contacting because such packing has lower pressure drop than the distillation trays. देखें प्रेशर ड्रॉप तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है पूरे सिस्टम के अंदर. मैं और ज्यादा प्रेशर ड्रॉप ट्रेज इस्तेमाल करके नहीं विथस्टैंड कर सकता क्योंकि एक्सट्रीमली लो प्रेशर ड्रॉप के अंदर ऑपरेशन मेरा डुएबल नहीं हो सकता. मैंने एक लोअर मिनिमा जरूर अचीव करना है. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने प्रेशर का लोअर मिनिमा जरूर अचीव करना है in order to get the maximum vaporization I can have inside the column. ठीक है. नॉर्मल केसेस में रैश रिंग्स यूज किए जाते हैं, आपको पता होगा पैक टावर्स की जो होती है. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास स्टीम जेट इजेक्टर्स. अब आ गया बेटा मेन चीज आ गई कि है क्या. वैक्यूम डिस्टिलेशन बेटा कंप्लीट हो गया. सर जी एक मिनट सर ये प्लेट्स के ऊपर से पैकिंग्स यूज करते हैं यहाँ पे. हाँ, पैकिंग बिल्कुल पैकिंग्स यूज की जाती हैं. सर वजह ये है बेटा, वजह ये है कि कॉलम के अंदर आप प्रेशर ड्रॉप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. प्रेशर ड्रॉप सर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए. नहीं होगा तो बेटा ये सिस्टम नहीं चल सकता. लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट मैं प्रेशर ड्रॉप का जिक्र कर रहा हूं. देखें कंपैरेटिवली अगर आप एटमॉस्फेरिक कॉलम के अंदर देख रहे थे तो आपके पास फ्रॉथ रिजीम बहुत ज्यादा, हर ट्रे के नीचे फ्रॉथ रिजीम बैठती है, फॉर्मिंग जरूर होगी. फ्रॉथ रिजीम भी बैठती थी, फॉर्मिंग भी होती थी. इधर क्या सिस्टम बैठ रहा है? इधर अगर मैं ट्रेज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बेटा वेपर का लोड एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक कॉलम बहुत ज्यादा है. ट्रेज को इस्तेमाल करके मैं वेपर्स को और लिक्विड को मैं उस तरीके से एफिशिएंटली मैं कह लो कि एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर पा रहा या उनका एक दूसरे से एसएचएमटी नहीं चल पा रहा. जो उनका साइमल्टेनियसली हीट एंड मास ट्रांसफर है वो उनका नहीं चल रहा. Comparatively, to accommodate this much vapor, it is better to use packing material rather than using trays. क्योंकि मैं पूरे कॉलम में ट्रेस को लेके नहीं जा सकता. यहाँ पे कोकिंग भी टेक प्लेस कर रही है, कॉलम के अंदर भी कोकिंग होगी, ट्यूब्स के अंदर भी कोकिंग होगी. सर स्टीम यूज की है ना, बट कोकिंग तो नहीं होनी चाहिए बेटा. होती है,
ये एक जनरल ऑपरेशन है। द राइटर इज टेलिंग के इसको इस्तेमाल करोगे तो ये चीज नहीं होगी, लेकिन ऑन रियल ऑपरेशन साइड आपके पास ये चीजें टू अ स्लाइट वैल्यू होती जरूर हैं। आपने उसको क्या करना है, आपने उसको मिनिमाइज करना है। जब आप ट्रेस को लगा देंगे, ट्रेस अगर आप फॉर सपोज लगा देते हैं, आपके पास तो बेटा उसमें तो कोकिंग जमा हो जाएगी, उसमें तो मटेरियल सारा क्या होगा, चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो बेटा आपके जो होल्स होंगे, जो आपके कह लो ट्रे पे होल्स होते हैं, सीव के होल्स होंगे, वॉल्व के होल्स होंगे या बबल कैप के होल्स होंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो तो चोक आउट हो जाएंगे। जो फिनोमेना आप फ्रैक्शनेशन का कराना चाह रहे हो बेटा, वो तो फिनोमेना बैठ ही नहीं रहा। पैकिंग्स के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास सरफेस एरिया बड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेपर को अकोमोडेट करना है ना। मेन मकसद क्या है आपका, वेपर को अकोमोडेट करना है आपने। वेपर की अकोमोडेशन वैक्यूम कॉलम के अंदर ट्रेस से अच्छी पैकिंग करती है। नॉट यू गेट द पॉइंट? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वेपर की क्या है, पूरे कॉलम के ऊपर है, पूरे कॉलम में वेपर्स ही वेपर्स हैं, और वो स्ट्रेट अवे जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या कर रहे हैं, वो कोकिंग मटेरियल भी साथ साथ ऊपर लेके जा रहे हैं। आपके पास एस्फाल्टीन नेचर भी आ जाती है, एचवीजीओ के अंदर भी एस्फाल्टीन के कुछ कंटेंट्स होंगे, ठीक है ना। सल्फर कंटेंट तो नॉर्मली जिक्र किया जाता है, तो वो तो होगा ही होगा, ठीक है। ये इस लिहाज से चीजों को सर, तो मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्स वगैरह उसी तरह चलेगा जिस तरह एटमॉस्फेरिक के अंदर चलता है? एग्जैक्टली वही चीज होगा बेटा, वही हीट एक्सचेंज वाला चक्कर है। सिर्फ प्रेशर रिड्यूस है इस ऑपरेशन में। प्रेशर रिड्यूस करके मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूएबल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब सर, स्टीम तो वो जेट इजेक्टर, मतलब सर वो लिक्विड होल्ड अप किस तरह से होगा अगर पैकिंग है तो? नहीं, लिक्विड होल्ड अप उस तरह नहीं होता जिस तरह, देखो मैं वही बात कर रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक कॉलम के ऑपरेशन को इसके ऑपरेशन से ना मिक्स करो। इसका ऑपरेशन चलता ही प्रेशर डिपेंडेंसी पे है। इसके टोटल प्रेशर प्रोफाइल यहाँ पे मेन मैटर करती है। टेम्परेचर हमारे पास बेटा यहाँ पे बहुत कह लो कि सेंसिटिव टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज टू मच सेंसिटिव, वी कैन नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे गो टुवर्ड्स 400 प्लस सेंटीग्रेड। हमारे पास लास्ट हमने क्या एक थ्रेशोल्ड रखा है 380, ओके लेट इट बी 390, नॉट मोर देन 390, क्योंकि ऑलरेडी यू हैड अ टेम्परेचर ऑफ 415 इनसाइड द फर्नेस, और आपके पास वहां पे कोकिंग भी हो रही है, डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है कंपैरेटिवली, और आपके पास कॉलम के अंदर भी क्या होगा, ये मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑपरेशन सेम रहता है, लेकिन फिनोमेनास थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब मेन उस पर आ जाते हैं जिस वजह से आपके पास वैक्यूम क्रिएट होता है। अ स्टीम जेट इजेक्टर is a type of a pump that uses the Venturi effect of a converging diverging। क्या मतलब, ये शक्ल देखें बेटा आप, the converging inlet nozzle and the diverging outlet diffuser, the diffuser throat, the inlet gas liquid or other, the motive fluid which is the motive steam, the motive fluid nozzle। पिक कर रहे हैं, ये शक्ल आपने खाका देख लिया स्टीम जेट का बेटा, ये खाका एक दफा देख लें, इसको ज़हन नशीन कर लें, ठीक है, फिर मैं दोबारा बैक जाता हूं, ठीक है। दैट यूजेस अ वेंचुरी इफेक्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी ऑफ अ मोटिव फ्लूइड टू वेलोसिटी एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ऑफ अ मोटिव फ्लूइड, मोटिव फ्लूइड हम क्या यूज कर रहे थे बेटा, क्या यूज कर रहे थे हमने अभी फाइम की किताब के अंदर देखा था, टू स्टेज इजेक्टर सिस्टम के ऊपर, एग्जैक्टली, ठीक है। That draws in and entrains a suction fluid after passing through the throat of the injector, the mixed fluid expands and the velocity is reduced, which results in recompressing the mixed fluids by converting velocity energy back into pressure energy. The motive fluid may be a liquid, steam or any other gas. Normally what we use, एलपी या एमपी स्टीम यूज करते हैं, नॉर्मली एलपी स्टीम यूज की जाती है। एलपी स्टीम का प्रेशर रेटिंग क्या होती है, किसी बच्चे को पता है? लो प्रेशर स्टीम की प्रेशर रेटिंग क्या होती है? लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, एनीवन? पीएसआई कितना होगा बेटा उसका प्रेशर स्टीम का, एनीवन? तुक्का मार लें, कोई इशू थोड़ी है। कोई भी नहीं, नॉर्मली 50 to 100 psi या 150 psi होती है, ठीक है। अच्छा, द वेंचुरी इफेक्ट applies to the operation of this effect device. Fluid under high pressure is converted into a high pressure velocity jet at the throat। वो देख रहे हैं ना बेटा आपने आगे, ये क्या लगा है, मोटिव फ्लूइड है, ये क्या कर रहा है, ये इनलेट गैस कौन सी आ रही है आपके पास,
अब इस चीज को जैसे देखें, ये हॉरिजॉन्टल है ना बेटा, इसको वर्टिकल लेकर आ जाए। फहीम की किताब में जिस तरीके से मेंशन हुआ है, विजुलाइज कर रहे हैं सब बच्चे? ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हुआ है, इसको आप वर्टिकली स्टैंड अप कर दें जैसे कि फहीम के अंदर मेंशन हुआ है, ठीक है। इनलेट गैस, लिक्विड और अदर, ये इनलेट गैस और लिक्विड क्या आ रहा है आपके पास? बेसिकली आपके पास ये वेपर्स उठ के आ रहे हैं कॉलम से, ठीक है। दिस मोटिव फ्लूइड इज इंसर्टेड एट अ वेरी हाई प्रेशर, एट अ वेरी हाई प्रेशर। किस लिहाज से? द मोमेंट ये नोजल को मूव करेगा और एट द सेम टाइम वेपर्स भी आ रहे हैं, तो फिर एक कन्वर्जिंग इनलेट नोजल आ गई और फिर एक डाइवर्जिंग आउटलेट डिफ्यूजर आ गया। इस डिफ्यूजर थ्रोट पे आपके पास सोनिक वेलोसिटी अचीव हो जाती है, सोनिक वेलोसिटी, ठीक है ना, सोनिक बूम जिसे आप कह लें। जो F-16 का बूम आता है ना बेटा, धमाका होता है, ऊपर से जहाज गुजर के जाता है, वो आइडिया है किसी बच्चे को सोनिक बूम का? सोनिक वेलोसिटी, हाइपरसोनिक वेलोसिटी, अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी, किसी को आइडिया है इन चीजों का? जहाज उड़ाते हैं बेटा, किसी को शौक आइडिया इस फिनोमेना का? सर आप एक काम तो कर लें पहले। हाँ सही बात है, या तो दूसरे काम बन के जहाज बन जाते हैं लोग। चलें जी, फ्लूइड अंडर बेटा, गालबन जितनी बचियां अभी ऑनलाइन है बेटा, आप लोग पिक आउट कर रहे हैं चीजों को, सही तरीके से पिक आउट कर रहे हैं, समझ आ रहा है, या सर के ऊपर से चीजें गुजर रही हैं? सर आ रहा है समझ। ठीक है, तैयब आपको आ रहा है, ठीक है। गालबन आ रहा है। दूसरी बच्चियों में कौन कौन सी है बेटा? 67, 68, 64 एंड 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 Yes. नरमी, आ रहा है बच्चे आप लोग को? थोड़ा बहुत भी आ रहा है? यस सर। चलें, गुड है बेटा। अच्छा जी, द लो प्रेशर draws the suction fluid। सर आप गर्ल्स and- को इस तरह क्यों कहते हैं कि थोड़ा बहुत भी आ रहा है, हमें पूरा पूरा आना चाहिए? नहीं बेटा, मैं मकसद कहने का ये नहीं होता, मैं आपको अंडरमाइन नहीं कर रहा होता, मकसद आपको बार बार मुखातिब करने का ये होता है मकसद, कि जाहिर सी बात है बच्चियां अक्सर और बेशतर, जैसे आप बेटा बात कर लेती हैं, दूसरी बच्चियां बात नहीं कर पाती, ठीक है ना, तो सबको मुखातिब करने से मुराद ये होता है कि बेटा थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके जहन में सवाल हो जाते हैं, आप लोग आपको समझ आ रहा है, शायद दूसरी बच्चियों के जहनों में सवालात होंगे, वो सवाल शायद नहीं पूछ पाते, कोई वजह हो सकती बेटा, मैं ये नहीं कहता, तो इसलिए मुखातिब सबको बार बार करना होता है, मकसद आपको टॉन्ट करना नहीं होता कि बेटा थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, सही ये है मकसद सही। उस तरह से नहीं होता, ठीक है। मैं मुखातिब करता हूँ इसलिए ऐसे कि आप लोग बेटा साथ साथ गेट अलोंग चलते रहें। अच्छा जी, द लो प्रेशर ड्रॉज द सक्शन फ्लूइड। अच्छा, ये जितनी बेटा वर्डिंग्स लिखी है ना, मेमोराइज द डायग्राम एंड देन अगेन स्टडी दीज लाइंस, तब आपको एक थोड़ा सा एक सिनेरियो समझ आ जाएगा। अच्छा, इससे भी अगर सिनेरियो नहीं समझ आ रहा ना बेटा, तो बेटा नेट भी अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है, आप सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, लेकिन अगर ना आए तो बताइएगा, ठीक है। इन एसेंस द प्रेशर एनर्जी ऑफ इनलेट मोटिव फ्लूइड, that is steam, is converted into kinetic energy in the form of velocity head at the throat of the convergent divergent nozzle। ये तस्वीर थी आपके पास, कन्वर्जेंट, पहले कन्वर्जेंस हो रही है, देन डाइवर्जेंस हो रही है, ठीक है। हो क्या रहा है आपके पास? प्रेशर किस हद तक लेके जा रहे हैं? अच्छा बेटा, ये रियल टाइम आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, क्योंकि ये वो नहीं की रियल टाइम वैल्यू से मुराद इसकी फ्लक्चुएशन आप थोड़ी बहुत कर लें ऊपर नीचे, ठीक है। Reduced crude flashing. The reduced crude is charged through a vacuum heater into the vacuum column in the same manner that whole crude is charged to the crude distillation unit। वही सेम तरीकेकार है जो कि atmospheric distillation का। Whereas the flash zone pressure of the crude column may be as high as 15 to 20 psi, जो कि हमारा atmospheric column है। The pressure in the vacuum column much lower, आइडिया आपको बता दिया, ठीक है। The heater outlet temperature is generally used for control, even though the pressure drop along the transfer line makes the temperature at that point less meaningful than the flash zone temperature. If the flash zone temperature is too high, the reduced crude can start to crack and produce gases which overload the ejectors and break the vacuum. When this occurs, it is necessary to lower the temperature। देखिए वही बात आ गई, टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर लिमिट तक फ्लैश करना है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, उस लिमिट को क्रॉस करूंगा क्रैकिंग आ जाएगी, तो क्या होगा, गैसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, या आपके पास क्रैक प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्मल क्रैकिंग स्टार्ट हो गई ना। वो क्या कह रहा है, और दिस डेफिनेटली आपको क्या करेगा, आपके वैक्यूम को ब्रेक करेगा, जो मेन प्रेशर है, प्रेशर बेटा, प्रेशर प्रोफाइल ही आपके पास विगरस वेपराइजेशन को इजाजत दे रहा है।
जब आपके पास वेपराइजेशन उस प्रेशर की डिपेंडेंसी से नहीं हो रही, क्योंकि आपने क्रैकिंग आपने इंड्यूस कर दी, आपने ऑपरेशन को नहीं देखा, ठीक है ना। अब डीसीएस में बैठे आप चाय पीते रहे, बातों में लगे रहे, आपने देखा ही नहीं कि कॉलम में प्रेशर कहाँ से कहाँ निकल गया, प्रेशर का एक लूप टूट चुका है, सिस्टम क्या चल रहा है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। आप रनडाउन का सैंपल निकाल के अब देखोगे अरे यार ये तो प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही खराब चल रहा है। यहाँ टेम्परेचर्स को देखते रहेंगे कि टेम्परेचर मेरे कितने फ्लक्चुएट कर रहे हैं या कितना एक्सीडिंगली हाई जा रहे हैं, ठीक है। ये फ्लैशिंग का जिक्र आ गया। If a heavier bottoms product is still required, an attempt should be made to obtain a better vacuum to allow the lower flash zone temperature to create the same lift. देखिए लिफ्ट क्रिएट किस तरीके से हो रही है। अब आपके बच्चों के जहन में आ रहा है सर वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, मतलब वेपर चले ऊपर उठ रहे हैं, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये जो लिफ्ट है ये सक्शन लिफ्ट किस लिहाज से बैठेगी, वही बात बता रहा हूँ। आपने अपने स्टीम जेट इजेक्टर को, जैसा कि मैंने आपको शक्ल दिखाई है, इसको आप वर्टिकली प्लेस कर दें, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दें, ठीक है ना। आउटलेट नीचे आ जाएगा मोटिव फ्लूइड वाला, ये इनलेट गैस आपके पास ऊपर आ जाएगा। कंटिन्यूसली वेपर आ रहा है, कंटिन्यूसली मोटिव स्टीम आ रही है। मोटिव स्टीम क्योंकि आपके पास एट अ प्रेशर ऑफ लेट सपोज 150 psi आ रही है, ठीक है, 150 psi। वेपर आपके पास किस प्रेशर पे आ रहा है, 10 millimeters of mercury, 50 millimeters of mercury, make it 100 millimeters of mercury, make it 200 millimeters of mercury। बढ़ा दो, मतलब अपने हिसाब से जितना बढ़ा सकते हो। मोटिव फ्लूइड के प्रेशर के साथ आ सकता है वो, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं नहीं। द मोमेंट मेरे पास मोटिव फ्लूइड एंटर होता है नोजल पे, हाई प्रेशर है, प्रेशर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी। ये तो चीजें बेटा सबको पता है ना बेटा। एक लोअर मिनिमम ओपनिंग से अगर मैं किसी चीज को हाई प्रेशर से गुजारूंगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बच्चों को। बेटा आवाज आ रही है मेरी बच्चों को? जी सर आ रही है आवाज। मतलब ये अगर आप ये मतलब अगर लोअर आप कर दें इसको एंटरिंग जो है इसकी, यानी कि जो एग्जिट हो रहा है यहाँ से, जैसे कि डिफ्यूजर थ्रॉट है, यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना इसकी। देखो मेरे कॉन्सेप्ट को दोबारा समझें। मोटिव फ्लूइड यानी स्टीम, ये आपके पास एक हाई प्रेशर पे आ रही है, ठीक है, और इनलेट गैस लिक्विड वटेवर जो आपके पास एक वेपर्स आ रहे हैं जो कि कॉलम से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ठीक है। मोटिव स्टीम क्या कर रहा है, मोटिव स्टीम को मैं नोजल के थ्रू गुजार रहा हूं। मैंने नोजल दी हुई है ना बेटा, ये मेरे पास एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर मैंने नोजल दी हुई है। मोटिव फ्लूइड और जो गैस जो वेपर्स ऊपर उठ रहे हैं कॉलम के, ये दोनों एक साथ शक्ल इख्तियार करें, यानी दोनों का एक मिलाप एक साथ हो रहा है। कहां पे, मोटिव फ्लूइड जब नोजल से बाहर की तरफ स्प्रे आउट हो, हाई प्रेशर पे वो स्प्रे आउट हो रहा है। पहले क्या बात कर रहा था वो, प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी, प्रेशर हेड इज कन्वर्टेड इनटू अ वेलोसिटी हेड। ये क्या कर रहा है, ये इतनी एक्सट्रीम आपके पास स्पीड यहाँ पे आ जाती है मोटिव फ्लूइड की कि वो एक सोनिक वेलोसिटी तक अचीव कर लेता है। सोनिक वेलोसिटी जब अचीव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जितना बेटा आपके पास यहाँ पे वेपर ऊपर उठ रहा होगा ना, वो कंटिन्यूसली विद इन ब्लिंक ऑफ एन आपके पास फड़क से जाता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट अवे चला जाएगा। यानी कि इट विल क्रिएट अ सो मच हैवी सक्शन इनसाइड द कॉलम कि जो भी चीज आप अचीव कराना चाह रहे थे, क्या मकसद था, प्रेशर की वजह से ऑटोमेटिकली वेपराइजेशन तो हो रही थी, प्रेशर तो मैंने एक बना लिया। वैक्यूम क्या करता जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ये प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है। जो भी चीज कॉलम के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रेट अवे सक आउट हो रही है टॉप से, जो भी चीज कॉलम में प्रोड्यूस हो रही है सक आउट हो रही है। ऐसा ही हो रहा है, मैं इस लिहाज से समझाना चाह रहा हूँ। जी सर सही है सही है। एक मिनट सर, वो सक्शन इस लिहाज से बैठ रही है, वो सक्शन इस लिहाज से तेज हो रही है कि मोटिव फ्लूइड का जब प्रेशर हेड कन्वर्ट होता है वेलोसिटी हेड पे, तो जाहिर सी बात है जो वेपर्स ऊपर उठ रहे हैं वो भी इसके साथ मिक्स होकर वो आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और जो पार्शियल कंडेंसर इजेक्टर के नीचे लगाया होता है, ये बेसिकली आपका क्या होता है, मॉइस्चर रिमूवल के लिए होता है। स्टीम जाहिर सी बात है आगे जाके कंडेंस आउट तो होगी ना बेटा, या कंडेंस आउट नहीं होगी, कंडेंस आउट होगी, ठीक है सर सही है। सर एक बात बता दें सर, जैसे कि ना हमने कॉलम अभी स्टार्ट किया, ठीक है ना, अभी इसके अंदर वैक्यूम नहीं है, ये इजेक्टर से ही हमारी वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो रही है ना सर कॉलम के अंदर। अच्छा, वैक्यूम कॉलम का स्टार्टअप जो होता है ना बेटा, पहली बात बता रहा हूँ, वैक्यूम कॉलम का मैंने इनिशियल फेज में स्टार्टअप नहीं देखा है टू बी फ्रैंक। तो मैं ये अलबत्ता कर सकता हूँ, मैं अपने कोलीग से पूछ के आपको, जो आप वही कह रहे हो ना, बट स्टार्टअप में सर मतलब स्टीम जेट इजेक्टर किस तरह वैक्यूम जी सर वही चीज क्योंकि मैं आपको बेटा
सकता ना, इतना टेम्परेचर वो प्रेशर लूज नहीं होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा ही होगा, एटमॉस्फेरिक वाला ही होगा ना अगर हम नहीं 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 स्टार्टअप। नहीं, अच्छा अगर तुम अगर जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हो ना, जेनेरिक जी अंडरस्टैंडिंग देखो, तुम्हारी स्टीम तो ऑलरेडी अवेलेबल है। देखो यूटिलिटीज का सेक्शन तो ऑलरेडी है, बॉयलर तुम्हारे पास जी 3 साल सर, 4 साल से जो ना स्टीम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अब स्टीम के सही। इंसर्शन पे अब जिक्र आ जाता है कि स्टीम का इंसर्शन किस लिहाज से किया जाए। देखिए कॉलम के अंदर पहले वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। पहले आप जो ना कह लें फ्लैश क्रूड को डालते नहीं है, रिड्यूस क्रूड को आप डालते नहीं है फौरन। पहले आप ये देखते हैं कि आपके पास वो प्रेशर अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है प्रेशर अचीव कराना है पहले मैंने। वो प्रेशर जब अचीव हो जाता है, then at that particular moment I can insert my feed inside the column। मैं फीड पहले कॉलम के अंदर इंसर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे मेरे पास वेपराइजेशन चल डिपेंड किस पे कर रही है, मेन किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। सही प्रेशर सर। अंदर मौजूद होगा तो तब मैं कॉलम के अंदर इंसर्शन कराऊंगा फीड की। द मोमेंट मैं फीड इंसर्ट करा दूं, मैं बोलूंगा सर सर्कुलेशन चला रहे हैं ना सर, वो तो ऑटोमेटिकली ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। बेटा वैक्यूम क्रूड कॉलम के अंदर सर्कुलेशन नहीं चलती। सर्कुलेशन उस लिहाज से स्टार्टअप पे नहीं चलाई जाती। आपने पहले वैक्यूम क्रिएट करना होता है, या वैक्यूम के करीब करीब आना होता है। ऐसा नहीं कि वैक्यूम टोटली फॉरन क्रिएट हो जाएगा। आपका 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपके पास जो है प्रेशर आपने एज लो एज आपने 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रख दिया है, ये फॉरन के फॉरन अचीव नहीं होता, ये ग्रेजुअली अचीव होगा। ये ग्रेजुअली जब आपके पास एक एक मिनिमा आ जाता है ना, कि मिनिमा रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन, देन यू विल इंसर्ट द फीड इनसाइड द कॉलम, सिंपल इज दैट। उसकी और जो विगरस अंडरस्टैंडिंग है बेटा, वो मैं आपको इंशाल्लाह कलीग से थोड़ा डिस्कस करके फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि उसने उस पर काम करा हुआ है, ठीक है, उसको आइडिया है इस चीज़ का। मैंने स्टार्टअप पे इतना ऐसा देखा नहीं, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे चीज़ों का आइडिया है, लेकिन स्टार्टअप मैंने कभी देखा नहीं अपने सामने उस लिहाज से। लेकिन चलें बेसिक ठीक। अंडरस्टैंडिंग ये भी, यही मैंने भी उससे उस वक्त इसी तरह से पूछा, तो उसने भी मुझे यही जवाब दिया था। लेकिन मैं और फर्दर पूछ के आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। रिड्यूस क्रूड की फ्लैशिंग का जिक्र आ गया। Since the degree of cracking depends upon both the temperature and the time during which the oil is exposed to the temperature, the liquid level of the vacuum column should be held at 50%. Its temperature reduced by recirculating some cold vacuum residue as quench from the outlet of vacuum bottom's crude exchanger to the bottom of the column. It will often be observed that the bottom level rises, the vacuum column, the column vacuum falls because of cracking due to increased residence time। पिक कर रहे हैं बेटा? एक मिनट होल्ड करिए।
जी बेटा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे बेटा? हम थे रिड्यूस क्रूड पे, हाँ ठीक है। अच्छा, वैक्यूम रेजिड्यू की हैंडलिंग, अच्छा। फिनोमेना बेटा हमने देख लिया है, वो उतना सा ही फिनोमेना लिखा हुआ है। उसके ऑपरेशन को समझने के लिए आप थोड़ा विजुअलाइजेशंस को देख सकते हैं, ठीक है ना, इशू नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली वो स्टीम जेट इजेक्टर का इतना सा ही ऑपरेशन है और इतना ही ऑपरेशन है। अब आ जाती है बेटा बात, हमने रिड्यूस क्रूड की फ्लैशिंग का जिक्र कर दिया, ठीक है ना, हमने कॉलम टेम्परेचर का जिक्र कर लिया, हमने प्रेशर का जिक्र कर लिया, हमने ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 चीजें देख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका हैंडलिंग के लिहाज से क्या देखा जा सकता है। वैक्यूम रेजिड्यू मस्ट बी हैंडल्ड मोर केयरफुली देन मोस्ट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। क्यों? The vacuum bottom pumps, which handle very hot, heavy material, have a tendency to lose suction. This problem can be minimized by recycling some cooled vacuum bottoms to the column bottom and so reducing the tendency of vapor to form in the suction line. क्योंकि जाहिर सी बात है, नीचे से आपका पंप सक्शन जब लेगा तो आपके पास ये फिनोमेना, जो क्रैकिंग का फिनोमेना है, ये कभी भी हो सकता है। आपने थोड़ा सा आपके ऑपरेशन के अंदर अप, मतलब थोड़ा सा कह लें अप एंड डाउन होता है, तो आपके पास क्रैकिंग आ सकती है और फौरन के फौरन आ सकती है। आप उसको रिड्यूस किस लिहाज से कर सकते हैं? आप ये एक रीसर्कुलेशन ऑफ कोल्ड वैक्यूम रेजिड्यू आप करा सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ इंस्टेंसेस में आपने कोशिश ये करनी है कि जो क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, वो गैसेस आपके पास बहुत लाइटर साइड की होती हैं। या आपके पास जो बॉटम प्रोडक्ट, जितना जो रेजिड्यू के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, वो ब्रेकेज की तरफ जाते जाएंगे, तो आपका टोटल कॉलम का ऑपरेशन डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। The vacuum residue leg at the bottom of the column is small in diameter so that the vacuum residue will have a low resistance time. तभी आपने देखा है कि आपके पास वैक्यूम कॉलम हमेशा टॉप से भी टेपर होता है और बॉटम से भी टेपर्ड होता है। यही देखा था आपने फाइम की किताब के अंदर बेटा। एटमॉस्फेरिक कॉलम आपका मामूली सा टेपर्ड होगा नीचे से, कंप्लीटली टेपर्ड नहीं होता एज कंपेयर टू इक्वल टेपरिंग इन वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम फ्रॉम द टॉप एंड आल्सो फ्रॉम द बॉटम साइड, ठीक है। रेजिडेंस टाइम, तभी वो बात बेटा आपको याद है जो थोड़े लम्हे पहले हम बात कर रहे थे कि फ्लोएबिलिटी, द फ्लोएबिलिटी शुड बी प्रेजेंट and it is dependent on the temperature. And when you're handling a very viscous product, a very viscous fluid, what you have to do is you have to steam trace the line in order to achieve the flowability of that particular fluid when you're transferring it from one point to another point, ठीक है ना। If the residence time was not low, अगर नहीं था, the vacuum residue would turn quickly to coke, ठीक है। अगर आपने कम नहीं दिया, आपने ज्यादा देर तक रखा, पंप के अंदर मसला आ गया, आप उसको चेंज ओवर पे लगे हुए, जाहिर सी बात है आपके नीचे बॉटम पे 2 सक्शन पंप्स लगे हुए हैं वैक्यूम कॉलम के बॉटम पे। लेट सपोज अगर मेरा एक ऑपरेशन में था, कुछ सील व्हील का मसला हुआ, मैंने दूसरा ऑपरेशन में लिया, दूसरा ऑपरेशन पे चला गया तो पहले पे काम चला। लेट सपोज इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस जो रेजिडेंस टाइम मुझे देना चाहिए था, लेट सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से 20 to 30 सेकंड्स, वो मेक इट 1 मिनट, वो एक्सीड करके 5 मिनट तक चला गया, तो कोक बनते देरी नहीं लगनी, फिर आपका पंप सक्शन नहीं लेगा, फिर आपने स्ट्रेट अवे अपने कॉलम जो है ना, आपने क्या करना है, शटडाउन की तरफ लेके चले जाना है। आप इक्विपमेंट को क्या करेंगे, बाईपास की तरफ ले जाएंगे, सिंपल इज दैट। ऑपरेशन बहुत जल्दी आपके हाथों से जा सकता है, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन होता है। इसके अंदर आपको बिल्कुल आंखें खोल के देखना होता है कि किस तरीके से डीसीएस आपको बिहेवियर शो कर रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या बता रहे हैं कि कॉलम में क्या हरकतें हो रही है, किस लिहाज से चल रहा है, प्रेशर मेंटेन्ड है, कहना फ्लैशिंग सही हो रही है, टेम्परेचर राइटली मेंटेन्ड है कि नहीं है। Since it is important that vacuum bottom pumps glands be sealed in such a manner to prevent the entry of air, since most vacuum residue are solid at ambient temperature. दोबारा नोट करें, since most vacuum residues are solid, completely solid at ambient temperatures, all vacuum residue handling equipment must either be active or flushed out with gas oil when it is shut down. क्योंकि आपने क्या करना है, एक वॉश आउट भी करना होता है। Product condensation, the vapor rising from the flash zone is the gas oil product. No further fractionation is required. It is only desired to condense these vapors as efficiently as possible. If the most efficient method is to contact the hot vapors with liquid product which has been cooled by pumping through the heat exchangers. आपने वही दोबारा वो एक रिफ्लक्स, एक्सटर्नल रिफ्लक्स का जिक्र आ गया, ठीक है। If the heavy vacuum gas oil circulation is high enough to condense all the vapors, आप उसकी recirculation कर रहे हैं ना बेटा,
The HVGO temperature on the accumulator tray will be low so that inefficient heat exchange will result. In order to obtain a suitably high vacuum gas oil temperature on the accumulator tray or the draw tray, it is necessary to reduce the recirculation rate until some of the vapors escape uncondensed. These uncondensed vapors are condensed by circulating LVGO. देखो दो प्रोडक्ट्स का जिक्र आ रहा है, LVGO, HVGO. ल्यूब ऑयल का जिक्र करोगे, नेशनल रिफाइनरी का जहन में लेकर आते हो तो आपके पास टॉप से गैस ऑयल निकलता है. देन सेकंड प्रोडक्ट इज स्पिंडल ऑयल. देन द थर्ड प्रोडक्ट इज SAE-20, SAE-20, SAE-40, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स. ये बेसिकली विस्कोसिटी बेस्ड है, क्योंकि ल्यूब के अंदर पे आपकी बात तो मेन चीज क्या आ जाती है, विस्कोसिटी क्या आ जाती है ना बेटा, कि वेयर एंड टेयर सिस्टम में किस तरीके से ल्यूब्स अच्छा ला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. डिस्कशन ऑफ प्रोसेस वेरिएबल, फ्लैश जोन, रेजिडेंस टाइम. ठीक है. इसको हम आगे स्लॉप वैक्स सेक्शन भी आता है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसके ऑपरेशन में. एक बेटा कि PFD देख लें आप, PNID देख लें आप. लेवल सिग्नल एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू. एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू इज flows through an FIC is cascaded with FV, flow valve है. flow valve है, flow control valve है, यानी कि आपके पास ओपनिंग इनसाइड द वैक्यूमेटर विथ रिस्पेक्ट कितनी जा रही है. ठीक है. फ्यूल गैस, फ्यूल ऑयल, स्लॉप वैक्स. दिस इज द बॉटम सेक्शन. ठीक है. ये बॉटम आप देख रहे हैं, आप फीड के अंदर आपके पास किस ये होल्स के अंदर एंटर हो रही है. ठीक है. मतलब एक प्लेट नुमा आपके पास एक चीज लगी हुई है. बॉटम पे आप देख लें स्ट्रिपिंग स्टीम कहाँ से एंटर की जा रही है. ठीक है. वैक्यूम बॉटम पंप सक्शन कहाँ से ले रहा है. ठीक है. सक्शन लेके कहाँ पे थ्रो आउट कर रहा है, ये आप देख लें. ठीक है. देन कमिंग टुवर्ड्स द मिडिल सेक्शन. मिडिल सेक्शन में किस तरीके से ये देख लें, HVGO फ्रॉम 110 P3 ये पंप से आ रहा है. ठीक है ना. LIC इज कैस्केडेड विद FIC. जैसे ही लेवल नीचे हुआ फ्लो बंद हो जाएगा, लेवल बढ़ गया फ्लो खुल जाएगा. ये तो सब चीजों को बेटा ये अंडरस्टैंडिंग तो आती है ना आप लोगों को कि लेवल जब बढ़ जाएगा कंट्रोल वॉल्व ओपन हो जाता है, लेवल जब गिरना शुरू हो जाएगा तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व बंद हो जाएगा. ये चीज समझते हैं, जो फिनोमेना मैं बताता रहता हूँ, आप अक्सर बेशतर बताता रहता हूँ ये इंस्ट्रूमेंटेशन का. ये आइडिया समझ आता है बच्चों को? जी सर, ये तो समझ में आता है. ठीक है. ठीक है. अच्छा अब देख लें, जल्दी आगे निकल गए, ये समझ में नहीं आई है PFD. वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ बेटा आपको, ये आपके सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ ऐसे कि PNIDs और एक वर्किंग किस लिहाज से चल रही है. देखें आपके पास शावरिंग लगी हुई है, वैक्यूम कॉलम टॉप पे देखें FV041 जो फ्लो वॉल्व आपके पास लगा हुआ है. आपके पास कुछ चीजें स्प्रे डाउन हो रही हैं, फिर आपके पास एक पैकिंग मटेरियल, ये जो आपके पास क्रॉस लगा हुआ है ना बेटा, X के साथ आपके पास बिल्कुल लगा हुआ है, दिस इज योर पैकिंग मटेरियल. ठीक है ना. ये नॉर्मली पैकिंग मटेरियल किस चीज का होता है, रैश रिंग्स का ही होता है. स्टील देखिए आपने रैश रिंग्स देखी किसी ने बेटा, मैकैप थी किसी ने खोल के मैकैप्स में अगर देखी हो तो उसके अंदर उसकी तस्वीर बनी हुई है. ठीक है. ये टॉप सेक्शन आ जाता है, किस तरीके से ऑपरेट, ये सारा ऑपरेशन मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, ये सारा ऑपरेशन आपको समझा दूंगा. ये बेटा आपके सामने आ गया जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये स्टीम जेट इजेक्टर सिस्टम आ गया. इसको आप गौर से देखें. आप नोट डाउन हो रहा है बेटा कि टॉप से वेपर आए, कहाँ गए, डिफ्यूजर के अंदर, डिफ्यूजर में गए, यहां से MP स्टीम यूज की जा रही है. MP स्टीम क्या कर रही है, हर डिफ्यूजर में बारी बारी आ रही है. ठीक है. MP स्टीम आई, उसने 7 वेपर्स को लेके नीचे की तरफ आ गई, जहां पे आपको CWS लिखा है. देखो CWS कूलिंग वाटर सप्लाई, CWR कूलिंग वाटर रिटर्न, ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं. ठीक है. हो क्या रहा है, एक पार्शियल कंडेंसर में आया, फिर दोबारा किधर गया, दूसरे डिफ्यूजर में गया, फिर दोबारा मोटिव स्टीम आई, वही वेपर्स उठ के दोबारा कहाँ गए, सेकंड में गए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ से दोबारा कहाँ पे गया, तीसरे में गया. फिर अब ये देख रहे हो स्टेजेस किस तरह बढ़ती जा रही हैं आपकी. यानी अगर मैंने 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जाना है तो मेरे पास 3 स्टेजेस एम्प्लॉय की जाती हैं. नॉर्मल केसेस में 3 स्टेजेस एम्प्लॉय होती हैं. नहीं ये बात समझ नहीं आई मुझे. ये समझा दूंगा, कह रहा हूँ बाद में समझा दूंगा, बेफिक्र कर रहे हैं. एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि क्या चीज है. ये इस तरह की शक्ल बेटा इख्तियार हो जाती है, देख लें. ऐसे इसकी शक्ल नॉर्मली आपने देखी होगी. ये तस्वीर को इस लिहाज से देखें, आपको और अच्छा समझ आएगा. मैं आपको ये सारी चीजें शेयर आउट भी कर दूंगा,
लेकिन आप इसको बेटा काइंडली इसको गो थ्रू करके देख लीजिएगा, काइंडली गो थ्रू करके देखिएगा। हमने जितना आज पढ़ा है वैक्यूम के लिहाज से, आप इसको खुद अपने सर ट्रेज इसके अंदर लगी हुई, आपने कहा था कि ट्रेज नहीं होती, सिर्फ पैकिंग्स होती ट्रेज है। होती है, लेकिन बेटा वो 30-40 ट्रे नहीं होती, 6-7 ट्रेज होंगी, 30-40 वाला हिसाब किताब नहीं होता। ट्रेस तो है ना बेटा, ट्रेस ड्रॉ ट्रे तो तुम्हें चाहिए ना बेटा, किसी ड्रॉ ट्रे से जी तुम जी जी सक्शन वॉल्व के थ्रू तुम लोगे ना चीजें बेटा, जो बाहर कॉलम से बाहर की तरफ आएंगी। ड्रॉ ट्रे तो मौजूद है मेरे पास, लेकिन ट्रेस की वो कह लो कि जो नंबरिंग होती है वो कोई ज्यादा नहीं होती। 10 ट्रे भी बहुत ज्यादा कह रहा हूँ मैं नॉर्मल केसेस में, क्योंकि आपके पास बेटा नॉर्मल, चल बताऊं क्या रहा होता है, आपके पास वेपर लोड बहुत ज्यादा होता है, आपके पास बेतहाशा वेपर लोड होता है। आपने सिर्फ ड्रॉ ट्रेस पे रखा होता है हिसाब किताब क्या है, चलो एक एलवीजी का ड्रॉ ले लिया, एक एचवीजीओ का ड्रॉ ले लिया मैंने, ठीक है। ये एक खाका है, देख लें अगर तस्वीर आपको नजर आ रही हो, इतनी क्लियर नहीं है, ये वैक्यूम डिस्टिलेशन है बेटा, उसके साथ एटमॉस्फेरिक लगा हुआ है, ये जहन में रखें। वैक्यूम की शक्ल देख लें और साथ वाले एटमॉस्फेरिक का देख लें जो मिडल में है, आपको डायमीटर से खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। बाकी क्या रेशो है, क्या चीज़ें हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं लेक्चर यहाँ पे बेटा वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आज की क्लास में चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें रेक्टिफाई हुई होंगी इंशाल्लाह। कोई अगर कोई और कमी बेशी ऐसी हो आपको लग रही हो कि जो आप ना समझ पा रहे हो, ठीक है ना, मुझे बता दीजिएगा बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको, जैसे अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आइडिया दे दीजिएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक सब बच्चों को? थोड़ा थोड़ा भी समझ जी आ रहा सर। है? चलें, गुड है, यस सर। गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा बेटा, अभी सारे बच्चे ऑनलाइन रहिएगा, मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा दूं, ठीक है। जस्ट मोमेंट, ठीक है, ठीक है। 4 6 नहीं, सर 21 की लगा दीजिएगा, उसके साथ कोई इशू है नेट का। ठीक है बेटा, मैं लगा देता हूँ। और ठीक है, सर 60 का भी लगा देना सर, वो कह रहा था कि कोई हॉस्पिटल में है शायद। ठीक है, लगा। आरिफ बलोच, ये सर वही। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। 11 12 13 15, ठीक है बेटा। ये कोई बच्चा बताना पसंद करेगा, समीर कहाँ गायब है? खत्री, ये बच्चा काफी अरसे से क्लास नहीं ले रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को आइडिया है किसी बच्चे को? सर वो दरअसल ऑफिस होते हैं, इनका ऑफिस का टाइम तकरीबन 10 PM तक होता है, तो शायद घर से जाते जाते इनको 11-12 बज जाते हैं। अच्छा, ये जॉब करता है ये लड़का? जी 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 सर, कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में जॉब करके बेटा कौन सा इसने नासा के लिए इसने कोई मिशन तैयार कर लिया, इसको समझाओ। सर इसको अगर समझा ही रहे हैं हम, तो यही कर सकते हैं। हाँ, वो पैसे की लत है ना बेटा, फिर बाहर बंदे को जब खारिश होती है तो बड़ी शदीद होती है खारिश, क्या कह सकते हैं। बहरहाल चलें, इसको बोलो बेटा अपनी सर क्लासेस थोड़ी 45 बहुत लगाना वो इंटर्नशिप पे है। इंटर्नशिप। हाँ सर, वो यही बोलता है कि मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। चलो ठीक है, अटेंडेंस मैटर करती है, चलो बहरहाल जिस तरह बेहतर लगे यार, क्या कह सकते हैं, हर बच्चा अपने तरीके से चलता है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, 7 भी इंटर्नशिप है, ठीक है। 25 भी मेरा ख्याल है इंटर्नशिप पे ही है, 11 भी इंटर्नशिप पे, हाँ 11 भी इंटर नहीं, लेवल तो आगे चले, ठीक है। 23 22, ठीक है। सर देन सुनील भी कम्स, है इंटर्नशिप पे। अच्छा अभी जॉब कर रहा था, अभी इंटर्नशिप पे चला गया समीर। सुनील सुनील 45। अच्छा सुनील, सुनील सर ठीक है, सुनील के साथ अदनान लोग भी हैं सर 74। 61 71, हाँ 45। हाँ, मुझे वो जब मैं आता हूँ तो मैं लगवा दीजिएगा। अच्छा 27 हो गया, ठीक है। सर सुन रहे हैं, सुन रहे हैं सर। जी जी, सुन रहे हैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो, गुड है गुड है। अच्छा 31 ठीक है जी, 32 ठीक है जी, 33 नहीं है, 37 05 लग गई है बेटा, लग गई है, 05 की लग गई है। तुम लोग का नजर है, तुम जहाँ तुम लोग लॉग इन करा हुआ है ना बेटा, आप लोगों ने, आप लोग के रोल नंबर को टैली कर रहा हूँ मैं। आप बराए करम माइक बंद ही रखें तो बेहतर है, वो सब चीजें नजर आ रही है, जो बच्चा ऑनलाइन है सबकी अटेंडेंस लग रही है, बेफिक्र हो बेटा। अच्छा जी 37 ठीक है, 38 39 ठीक है, then comes 40 नहीं है, ठीक है, 41 42 ठीक है, 43 नहीं है, 44 45 46 ठीक है, 47 48 नहीं है, ठीक है, 18 नहीं है,
ठीक है, 54, 55, 56, ठीक है, 7, ठीक है, 56 हो गई 56 कर दिए, 59, ठीक है। राबिया बैठी हुई थी, राबिया अभी ऑनलाइन थी मेरा ख्याल है, ऑफलाइन हो गई राबिया। चलें पैरल, 61, ठीक है, 64, ठीक है, 65, 66, 67, 68, ठीक है, 69 नहीं है, 70, 71, 72, 73, 74, 75 तक, ठीक है, 76 नहीं है, 77 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, 80 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गए आपके ये या अल्लाह।